आधार पे थे। जैसे अंग्रेजों को मौका मिला, जैसे जो कब्जाया गया वैसे वो बनता चला गया। सीमाएं जो थी वो अंग्रेजों ने कब कौन सा राज्य कब हथियाया उस पर थी। ठीक है, अब आते हैं लास्ट, फजल अली आयोग। 19 फजल अली आयोग को 1953 में बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग, अध्यक्ष फजल अली, सदस्य KM पाड़ेकर। अब ये मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, जो भी है ये। ठीक है, ठीक है, हरदनाथ कंजरू कुंजरू ठीक है। अब देखते हैं, इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी। इस बात, अब देखिए इसमें कमाल की बात क्या थी। इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। कहने का मतलब एक भाषा एक राज्य नहीं माना जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ, देखिए दुनिया में जितने भी देश बने हैं वो सारे भाषा के आधार पर बने हैं। इंग्लिश इंग्लैंड, फ्रेंच फ्रांस, जर्मन जर्मनी, ऑस्ट्रिया भी जर्मन है। याद रखना, ऑस्ट्रिया जो एक देश है वो जर्मनी का ही हिस्सा है। हाँ, लेकिन जर्मनी में उसे रखा नहीं गया क्योंकि वो चाहते नहीं थे। बिस्मार्क जो मेन व्यक्ति है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जिनको भाषा के आधार पे नहीं धर्म के आधार पे बनाया गया है, सिर्फ 2। कुछ आइडिया है किसी को? एक तो पाकिस्तान हो गया, एक तो पाकिस्तान हो गया, और एक बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश धर्म के आधार पे नहीं वो बना है। बांग्लादेश हमें सेक्युलर रहा शुरुआत से, अब नहीं है, वो अलग बात है। इसराइल, देखिए यहूदी, इसराइल और पाकिस्तान सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जो किसके आधार पे बनाए गए, धर्म के आधार पे। बाकी देश सिर्फ भाषा के या आपके कह सकते हैं कल्चर के आधार पे बनाए गए। बाद में उन्होंने धर्म अपना लिया, वो एक अलग बात। जैसे सऊदी अरेबिया, इनका मेन धर्म क्या है? इस्लाम। राज्य का ही धर्म है वहाँ पे, धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है उनका, लेकिन वो अपनाया गया एक अलग चीज़ होती है, उस बेसिस पे बनाया नहीं गया है। दोनों फर्क समझ आया? तो याद रखिएगा, दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जो धर्म के नाम पे बनाए गए हैं, एक है इसराइल और एक है पाकिस्तान। बाकी जितने देश हैं वो किस पे बनाए गए हैं? तो भाषा के आधार पे या फिर संस्कृति के आधार पे बनाए गए हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं। तो इसने क्या मना कर दिया? इसने बोला एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। परंतु याद रखना, इसने बोला कि प्रशासनिक सुविधा पहला होना चाहिए, भाषा दूसरा हो सकता है। बात समझ में आई? पहले जितनी कमेटी उन्होंने क्या बोला? भाषा का आधार हो ही नहीं सकता, सिर्फ प्रशासनिक सुविधा। लेकिन इसने बोला प्रशासनिक सुविधा महत्वपूर्ण रहेगी, अगर प्रशासनिक सुविधा है उसके बाद भाषा को आप चुन सकते हैं दूसरा आधार। तो पर बेसिकली हमें तो जो चाहिए था वो मिल गया, क्या? कि भाषा कहाँ गया? भाषा आधार बन सकती है। और 1956 में आपका हो जाता है सारा का सारा ड्रामा। संशोधन याद रखेंगे, सिर्फ 7वीं संशोधन। तो 7वीं संशोधन के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, 1956 में। तो कितने राज्य बनाए गए 1956 में? हमारे पास 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 15वां राज्य बना गुजरात। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? एक निमोनिक्स आता है, सुना है कभी निमोनिक्स? होता ना, टर्मिनोलॉजी से पढ़ लेते हैं, ऐसे पता नहीं कौन कौन से, मैं तो भूल गया, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने टर्मिनोलॉजीज। तो इसका कोई निमोनिक्स बना लेना कि आपको याद रहे कौन सा राज्य पहले बना। जैसे ये तो आपको चलो समझ में आ गया कि 14 राज्य 6 केंद्र शासित। उसके बाद पहला सबसे पहला कौन बना? आंध्र प्रदेश। उसके बाद कौन बनता है? गुजरात। 1960 में बम्बई हुआ करता था, बम्बई के 2 हिस्से करे गए, जैसे एक बना आपका महाराष्ट्र और एक बना गुजरात। उसके बाद 16वां राज्य कौन सा बनता है हमारा? क्यों बनाया गया मैंने आपको बताया। नागालैंड के लोग अलग थे, वो कह रहे थे हम भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हमने कहा ऐसा मत मानो, बुरा मत मानो, एक काम करो अपना राज्य ले लो। सीधी सी बात। ये याद है बंधुत्व? मैंने को बंधुत्व प्रस्तावना में समझा था। बंधुत्व क्या? बंधुत्व क्या बोलता है? बंधुत्व के आगे वो व्यक्ति की गरिमा और देश की अखंडता। गरिमा और अखंडता दोनों साथ चलते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया था।
वो घर जहाँ पे आपकी व्यक्तित्व की इज्जत नहीं हो, वहाँ पे आप रह नहीं सकते। तो ये तो घर की बात हो गई, ये तो देश है। तो नागालैंड के लोगों ने बोला हम अलग तुम अलग, हमने बोला अलग मत हो जाओ, एक काम करो अलग राज्य ले लो, आज़ादी मिल जाएगी, मज़े करो। उसके बाद हरियाणा, उसके हरियाणा और पंजाब को डिवाइड किया गया था शायद। 17वां हरियाणा बनता है, 18वां हिमाचल प्रदेश, फिर मणिपुर। तो ऐसे आप याद रख नहीं पाओगे इन्हें, तो इसका एक ही तरीका है निमोनिक्स बना लेना। ये कौन सा किस ऑर्डर में आया गूगल कर लेना, बहुत लोगों ने बनाए होंगे, या आप अपना खुद बना सकते हो तो बना लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसमें। इस तरीके से आपका त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, आपका 87 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, लास्ट हमारे पास जो बनता है वो है तेलंगाना, भारत का 29वां राज्य है। पर अब हमारे पास कितने राज्य हैं? 28। 28वां। तो हमारा एक राज्य कौन सा गायब हो गया? जम्मू कश्मीर, वो अब केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नगर हवेली पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था, मैंने आपको दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है, दोनों को मिला के एक आपका केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन याद रखिएगा दादर नगर हवेली पुर्तगालियों के कब्जे में था और 10वीं संशोधन के तहत इसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया। दमन दीव पुलिस कार्यवाही के माध्यम से तीनों का अधिग्रहण। दमन दीव गोवा, दमन दीव एंड गोवा। गोवा के लोगों से हमने पूछा क्या चाहते हो तुम जिंदगी में, उन्होंने बोला सोलो, हम अकेले जाएंगे, ठीक है, लोन रेंजर है हम। तो उनको हमने बोला चलो ठीक है यार तुम राज्य बन जाओ। पूछा गया था, हमने गोवा से पूछा था कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, उन्होंने बोला भैया हमें तो राज्य चाहिए, ना हम कर्नाटक किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो क्या ठीक है, फाइन है, एंजॉय योरसेल्फ, ठीक है। 12वीं संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया दमन दीव को। वही लिखा है इसमें, विलय हो चुका है दोनों का, ठीक है, 2020 में। जम्मू कश्मीर लद्दाख आपको पता है 2019 में इनका राज्य सरकार के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। कारगिल और लेह लद्दाख को अलग कर दिया गया है। लेह लद्दाख को लद्दाख कहते हैं। लेह अलग है, लद्दाख अलग है, दोनों में शामिल करते हैं ये। लेह लद्दाख। एक है ना लोह के को लद्दाख, जो भी है, लेह लद्दाख और आपका कारगिल एक है, और बाकी आपका जो जम्मू कश्मीर बचा हुआ जम्मू कश्मीर वो अलग है। फ़र्क इतना है कि लेह लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपनी विधायिका नहीं है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जिस पर अपनी विधायिका है, कुछ कुछ दिल्ली जैसा। इसी की मांग कर रहे हैं सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक इसकी मांग नहीं कर रहे, सोनम वांगचुक मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। 6वीं अनुसूची याद है, मैंने आपको बताया था, विशेष अधिकार देती है राज्यों को। वो कैसे विशेष अधिकार, वो तो हमें पता ही नहीं। कहाँ पे थे भाई हम, ज़्यादा नीचे आ गए। कौन से पेज पे हम? 20 में। ठीक है चलिए जो भी है। यही था ना, ठीक है। उसके बाद पुदुचेरी 14th संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत भारतीय संघ में शामिल हुआ। जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह द्वारा हुआ था। हैदराबाद का विलय पुलिस कार्यवाही द्वारा हुआ। जम्मू कश्मीर का विलय पत्र द्वारा हुआ था, ठीक है, ये तो पता ही है वैसे आपको शायद। जूनागढ़ में हमने जनमत संग्रह करवाया था, गोवा में भी करवाया था, लेकिन विलय के लिए नहीं, यह पूछने के लिए कि आप कैसे रहना चाहते हो, अकेले रहना है या किसी और राज्य में विलय चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं अकेले रहना है, कहना फाइन है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय नहीं है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक नहीं है लेकिन कानूनी है, संसद के बनाए हुए कानून द्वारा बनाई गई है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपका होता है होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, ठीक है। संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधान के तहत हुआ है, जो आपका 1956 का प्रावधान आया था उसके तहत इसका पुनर्गठन हुआ है। इसका याद रखना, इसका अध्यक्ष कौन होता है?
गृह मंत्री, जनरली गृह मंत्री होता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उद्देश्य देश के एकीकरण करना, वही क्षेत्रवास भाषा, बेसिकली जो राज्य हैं वो अपनी अपनी बात बोल पाए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना उसके लिए। ये संघवाद का अच्छा परिचय देता है बेसिकली, ठीक है। कुल 5, अरे ये तो क्षेत्रीय परिषद अलग है। गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया, अध्यक्ष कौन है इसका? गृह मंत्री। और बाकी जितने मंत्री होते हैं राज्यों के, जो गृह मंत्री होते हैं वो इसका हिस्सा होते हैं, सारे इसमें बैठते हैं। पर अध्यक्ष इसका संघ का गृह मंत्री, संघीय गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। बाकी गृह मंत्री राज्यों के क्या बनते हैं, इसमें मेंबर बनते हैं, सदस्य बनते हैं, ठीक है। इस वक्त हमारे पास ये 5 क्षेत्रीय परिषद है हमारे पास। उत्तरी, मध्य क्षेत्र, दक्षिण, पूर्व, पूर्वी और पश्चिम, ये 5 हो गई। इनके अलावा उत्तर पूर्व के लिए अलग बनाई गई है पूर्वोत्तर परिषद। तो कुल मिला के कितनी होगी? 6। 5 हैं बाकी देश के लिए और एक अलग से बनाई गई है उत्तर पूर्व के लिए। लेकिन एक फ़र्क है, जो ये 5 बनाई गई है ये आपका 1956 के अधिनियम के तहत बनाई गई है, जबकि ये जो एक एक्स्ट्रा बनाई गई है ये आपका 1971 के उत्तर पूर्व के अधिनियम के तहत बनाई गई है। ये दोनों में फ़र्क याद रखेंगे। जो 5 आपकी क्षेत्रीय परिषद हैं जिसमें मुख्य आपका गृह मंत्री, गृह मंत्री अध्यक्ष होता है, बाकी जितने गृह मंत्री हैं राज्यों के वो आपके सदस्य होते हैं। ये सारी की सारी 1956 के अधिनियम के तहत बनाई गई है, जबकि उत्तर पूर्व वाली उत्तर पूर्व के लिए 1971 के अधिनियम के तहत बनाई गई है, ठीक है। चलिए क्लियर। अब आते हैं नागरिकता पे। नागरिकता हमने पहले ही समझ चुके कि नागरिक कौन होता है? जन्मा हो, अगर ना जन्मा हो तो, माता पिता भी ना हो तो। हमने समझा दो नागरिकता क्या होता है, नागरिक कौन होता है। मैंने क्या होता है, राज्य क्या है, एक प्रकार का क्लब है जो इस क्लब का मेंबर होता है। राज्य एक प्रकार का क्या है, एक क्लब है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है एक प्रकार से, जो उसका हिस्सा बनता है वो कहलाता है नागरिक, ठीक है। सो अब नागरिकता क्या है, एक प्रकार की मेंबरशिप है, किसकी? एक राज्य की। राज्य यहाँ पे हम स्टेट नहीं, लीगल कॉन्सेप्ट जो है राज्य कैसा, मतलब क्षेत्र जिसमें कुछ लोग रहते हो, जहाँ पे एक सर्वोपरि सरकार हो, ठीक है। अब इसमें कुछ अनुच्छेद हैं आपके 5 से 11, भाग 2 की शुरुआत हुई है वैसे। तो अभी तक हमने क्या समझा, राज्य के, भारत का क्षेत्र क्या है, उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से गए वगैरह वगैरह। अब हम समझ रहे हैं नागरिकता कैसे काम करती है। तो अनुच्छेद 5 से 11 इस भाग में यह है, पता नहीं क्या लिखा है, कि भारतीय राज्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में से नागरिक कौन होगा। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति किसके पास है? तो याद रखिएगा, नागरिकता पे कानून सिर्फ संसद बना सकती है, और संसद ने बना भी रखा है। आपका नागरिकता अधिनियम 1955 है मेरे ख्याल में, तो याद आ रहा है मुझे, ठीक है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। हमारे पास एकल नागरिकता है ब्रिटेन की तरह, बस फ़र्क यह है कि हम संघीय हैं, ब्रिटेन क्या है, संघीय नहीं है। ब्रिटेन आपका क्या कहलाता है, एकल राज्य जो भी है, ठीक है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में है। संविधान में प्रारंभ पर नागरिकों के वर्ग निम्नलिखित 5 प्रकार के भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती थी। 5 प्रकार से, जैसे आप लोग भारत के नागरिक हैं, संविधान के तहत है क्या, यही बताया गया था बचपन से हमें। आप भारत के नागरिक हैं, संविधान के तहत सीधे तौर पे नहीं है, संसद के द्वारा बनाए हुए कानून के तहत आप भारत के नागरिक हैं। जो आपका नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके तहत आप लोग, क्या हम सभी, आप लोग भी क्या कहना है इसमें, ठीक है। इसमें आप देख लेते हैं। तो ये कुछ प्रकार हैं जिन प्रकार से जो आपका अधिनियम है 1955 का, उसमें भी ये है, इन प्रकार से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं देख लेते हैं। बाय बर्थ या जस्ट सॉली भी कहते हैं इसे,
जमीन वाला केस है यहाँ पे, जस्ट सॉली यानी कि जो जहाँ पैदा हुआ वाली बात है। तो वह भारत का नागरिक होगा जो निम्न 3 शर्तों में कोई एक पूरा करता हो। भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, वह संविधान से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो। संविधान से पहले 1950 से पहले कम से कम 5 साल रहा हो। मेन चीज़ आते हैं, पहले इसमें ये था कि अगर केवल पिता भारतीय है तो ही माना जाएगा। बाद में इसको बदल दिया गया, आई थिंक 2004 के आसपास। फाइनल यही है, ये कई बार बदला जा चुका है। स्टार्टिंग में सिर्फ ये था कि पिता आपका, जैसे आपको पता होगा SC ST है कोई यहाँ पे नहीं हो, तो SC ST में अगर आपको पता हो SC ST का सर्टिफिकेट तभी बनता है जब आपके पिताजी SC ST हो, मदर से नहीं बनता है कभी। जैसे मान लो माता SC ST है, पिता नहीं है, तो आपका SC ST सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। पिता से ही ट्रेस होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी कैसी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। जैसे एक लौता राज्य है भारत में जो मैट्रियार्कल है, कोई पता है किसी को, कभी सुना है? वहाँ पे माँ जो होती है, लड़की जो होती है या मदर जो होती है, वो घर का मुखिया बनती है। बाकी पूरे देश में, हमारे पूरे देश में क्या, दुनिया में ज़्यादातर मर्द ही क्या बनते हैं, घर के मुखिया होते हैं। एक राज्य है हमारा मेघालय। मेघालय इकलौता राज्य है भारत में जहाँ पे महिला जो होती है घर की मुखिया होती है, मर्द महिला के घर जाता है और महिला से ही प्रॉपर्टी ट्रेस होती है। 3 जनजातियाँ, गारो खासी जनतियाँ, ठीक है, जनजाति है उनके वो है। तो यही जब हम एकल नागरिक संहिता की बात करेंगे ना, जो अभी मोदी जी कहने लगे उसे सेक्युलर सिविल कोड है, हाँ ऐसा कुछ है, उनका ट्राइबल रूल है। पर मेन ये है कि वहाँ पे जो लीड रोल में है वो फीमेल होती है, मेल नहीं होते हैं, तो उनका ट्राइबल कल्चर है। एनीवे सो कोई भी बाय बर्थ कौन हो सकता है, जो भारत की ज़मीन पे जन्मा है, जिसके माता पिता में दोनों में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा व्यक्ति इलीगल इमिग्रेंट ना हो, मतलब गैर कानूनी रूप से भारत में ना रह रहा हो। ये जरूरी है, अगर गैर कानूनी रूप से भारत में रह रहा है तो सरकार हो सकती है वो मना भी कर दे। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका थोड़ा कंपेयर करें, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो कंसेप्ट है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट बाय बर्थ, हमारा है कंडीशनल, मतलब हमारे में कंडीशंस है बाय बर्थ जन्म से, और उसमें स्टार लगा हुआ है और स्टार में कंडीशंस लिखी हुई हैं। अमेरिका में ऐसा है, अगर आप अमेरिका में पैदा हुए, अमेरिका की धरती पे, तो आप अमेरिका के नागरिक हैं, इससे कोई मतलब नहीं आप कहाँ से आए कैसे आए हैं। हाँ, इसलिए आपने देखा ना इतने लोग अमेरिका में इलीगली क्यों घुसते हैं। सोचिए प्रेग्नेंट महिला होती है अपने 3rd ट्राइमेस्टर, सबसे डिफिकल्ट पार्ट वो होता है 3rd ट्राइमेस्टर, 3 महीने 3 महीने 3rd ट्राइमेस्टर में वो ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं अमेरिका में घुसने की। क्यों? मैक्सिको वगैरह से इंडियंस भी बहुत इलीगल घुसते हैं, सीधा सा रीज़न है। जैसे बांग्लादेशी हमारे देश में घुसते हैं, हमारे देश के नागरिक अमेरिका में घुसते हैं। आप अपने से बढ़िया देश में जाना चाहेंगे ना, तो लोगों का ये कहना कि बांग्लादेश के नागरिक इंडिया में आ रहे हैं, कुछ पार्टियाँ कहती हैं क्योंकि उन्हें इंडिया में कन्वर्जन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन बांग्लादेश हमसे ज़्यादा प्रॉस्परस हो गया इकोनॉमिकली, उस दिन इंडिया के लोग बांग्लादेश में इलीगली घुसेंगे। सीधा सा लॉजिक है। आप लोग भी शायद दिल्ली के तो नहीं होंगे, आप लोग क्यों दिल्ली में एंटर किए? कुछ करने के लिए ना। दिल्ली के आप सरकारी अस्पतालों में चले जाओ, दिल्ली का खुद का ट्रैफिक है ही नहीं वहाँ पे। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 90% लोग बाहर से आते हैं, यूपी बिहार से खासकर। हरियाणा में तो भी थोड़ा बहुत मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है। पॉइंट मेरा सिंपल सा है, लोग कोई अपना घर अपनी मर्जी से नहीं छोड़ता, और सबसे बड़ी मजबूरी जिसके लिए लोग घर छोड़ते हैं वो है आर्थिक मजबूरी। तो ये बोलना कि बांग्लादेश के लोग इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि इंडिया में उन्हें मुस्लिमों की आबादी बढ़ानी है, इतना बेवकूफ़, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ लोग हैं राजनीति बनाते हैं। पॉइंट सिंपल सा है, अमेरिका में आप लोग जैसे हम लोग इलीगली घुसते हैं अमेरिका में, हर साल कम से कम 2 से 3 हज़ार इंडियंस पकड़े जाते हैं जिन्हें फेंक दिया जाता है वापस इंडिया में, जिसे बोला था डिपोटेशन। ठीक है, जैसे हम बांग्लादेशियों के लिए बोलते हैं वो इंडियंस के लिए बोलते हैं। सीधा सा लॉजिक है, जो ज़्यादा समृद्ध होगा आप वहीं तो जाना चाहोगे। तो अमेरिका में भी बहुत से लोग घुसते हैं, अमेरिका में बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट बाय बर्थ, यानी कि कोई कंडीशंस नहीं है। तो औरतें खास करके कोशिश करती हैं अपने 3rd ट्राइमेस्टर में अमेरिका में घुस जाए, वो मर जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बच्चा वहाँ पैदा हो गया ज़मीन पे तो सीधा क्या बनता है, वो अमेरिका का नागरिक। जैसे बराक ओबामा के माता पिता अमेरिकी नहीं थे, पर वो अमेरिका में पैदा हुआ था। बात समझ में आई? तो हमारा कैसा है, हमारा कंडीशनल बाय बर्थ है, हमारे में कंडीशंस है। कम से कम माता पिता में से एक व्यक्ति भारतीय होना चाहिए।
जबकि अमेरिका में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि उन्होंने क्या धर्मशाला खोली हुई है? ऐसा क्यों करा उन्होंने? क्योंकि उनका खुद का देश है ही नहीं, राज्यों से मिलकर देश बनाना है। उनका खुद का देश नहीं है। ब्रिटेन के लोग कोलंबस, माउंट आपको पता है कोलंबस ने फाउंड किया था अमेरिका को। कोलंबस जब निकले भारत की खोज में, गलती से उन्हें अमेरिका मिल गया, उनको लगा इंडिया में मिल गया। इसी पर वो थोड़े लाल कलर के लोग थे, इसलिए उन्हें बोल दिया गया रेड इंडियंस। तो उन्होंने क्या करा, सीधी सी बात है, आपका घर मुझे पसंद आया, मैं आपके घर में घुसा, सबको मार दिया और घर मेरा। सेम करा ब्रिटेन ने, ब्रिटेन के लोग नागरिक वहाँ घुसे, और ब्रिटेन ने पता है स्टार्टिंग में वहाँ कौन भेजे थे? सारे के सारे गुंडे जिन पे केस चले हुए हैं, जिनको जेल टर्म हुआ था ना, उनको भेजा गया था। ऐसे ही होता है। तो उनको सबको भेजा, उनको लगा कि ये ब्रिटिश समाज में रहने के लायक नहीं, हम सभ्य लोग हैं, तो उनको क्या करा, उन सबको भेज दिया अमेरिका, जाओ बेटा मारा काटी करो। उन्होंने क्या करा, अमेरिका में जितनी आबादी रहती थी उन सबको मारा, 1% बची है मुश्किल से, तक मुझे याद आ रहा है, और उसको बना लिया अपना राज्य। तो वो अगर वो एब्सोल्यूट नहीं रखते हैं तो उनकी खुद की नागरिकता क्वेश्चन में आ जाती है। बात समझ में आई? क्योंकि तुम खुद ही नागरिक नहीं हो, तुम्हारे माता पिता थे ही नहीं अमेरिका में, इसलिए उन्होंने रखा हुआ है एब्सोल्यूट, ताकि उनकी खुद की नागरिकता कोई क्वेश्चन ना करे। पर जो भी है, अब तो कहानी वैसे बदल चुकी है, अब तो लोग भूल भी गए बातें। ठीक है, तो पहला है आपका बाय बर्थ। अपवाद क्या है? विदेशी राजनयिकों के भारत में, हाँ ऑब्वियसली बात है, अगर आप राजनयिक हैं, विदेशी राजनयिक हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपके बच्चों को तो कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जिस देश के हैं उसी देश के नागरिक रहेंगे। वंश परंपरा से या बाय डिसेंट, इसका मतलब अगर यदि आप पैदा होते हैं किसी भी भारतीय माँ बाप, कोई भी एक भारतीय, और देश से बाहर पैदा होते हैं, तो अगर आप भारतीय माँ बाप के पास पैदा होते हैं, मतलब माँ या बाप जो भी हो, अगर वो भारतीय है और भारत की ज़मीन पर आप पैदा होते हैं, तो आप बनेंगे भारत के नागरिक बाय बर्थ। अगर आप भारत के मतलब माँ या बाप में से कोई एक भारतीय है और आप भारत से बाहर पैदा होते हैं, तो भी आप बनेंगे भारतीय नागरिक, बट बाय डिसेंट। दोनों फर्क समझ में आया? एक दोनों केस में आप भारतीय माँ बाप पे ही पैदा हो रहे हैं, लेकिन एक केस में आप भारत की ज़मीन पे पैदा हो रहे हैं और एक केस में आप भारत की ज़मीन की बाहर पैदा हो रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, मान लो आप समुद्र में पैदा हो गए, फिर आप किसके नागरिक बनोगे? सर आपने जो बाय डिसेंट बताया है, हाँ, तो अगर वो अमेरिका में पैदा हो तो नागरिक वहाँ का हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। तो फिर कैसे फिर भारत के नागरिक? इसके लिए हमने इसमें पॉइंट रखा है कि 1 साल के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कहाँ लिखा है? इसमें लिखा नहीं है, इसमें लिख लो। 1 साल के अंदर जो नवजात बच्चा है उसका 1 साल के अंदर आपको वहाँ पे जो एम्बेसी या कॉन्सुलेट होगा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि इस बच्चे के पास किसी और देश की नागरिकता नहीं है। तो 1 साल में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। सर अमेरिका में डुअल नागरिकता है, डुअल। हाँ डुअल नागरिकता है। अमेरिका कनाडा वगैरह के नागरिक एक ही होते हैं। हमारे देश में द्विम नागरिकता नहीं है, पर उसको मैं बताऊंगा। हमारे पास है कुछ द्विम नागरिकता जैसा ही कुछ है, पर वो एग्जैक्ट नहीं है। दोनों अक्षय कुमार थे, वो कनाडा के नागरिक थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दी उन्होंने, लेकिन किसने छोड़ दी? किसने बताया तुम्हें? अक्षय कुमार ने वही नहीं छोड़ी है अभी, छोड़ दी। अभी भी कनाडा के नागरिक है वो। कनाडा से जो विवाद हुआ था इंडिया ने उस टाइम छोड़ दी थी। ऐसा हुआ क्या? हाँ। अरे ईमान जग गया क्या उनका? ईमान नहीं जगा, ज़रूरतें बदल गई हैं। छोड़ी भी हुई तो भारत की नागरिकता इतनी जल्दी थोड़ा ना मिल जाएगी उसे। ओहो 2023 में मिली है इसे, 2023 में वापस भारत के नागरिक हो गए। तो ऐसा क्यों करा इन्होंने? कनाडा से भारत को विवाद चला रहा ना, खालिस्तानी वाला। वो तो बहाने हैं, रियल रीज़न क्या होगा? देखो एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल सी बात है, ऐसा प्लेटो ने बोला था, एक बहुत अच्छी एनालॉजी बनाई थी। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जो आपकी दक्षिणपंथी पार्टियां, उनका उदय बहुत तेज़ी से हो रहा है। दक्षिणपंथी आप समझते हैं? नहीं, दक्षिणपंथी वामपंथी, सॉरी
वामपंथी से बीजेपी, बीजेपी वामपंथी का दक्षिणपंथी या तुम कंफ्यूज कर, राइट विंग कौन सा होता है? राइट विंग दक्षिणपंथी दक्षिणपंथ, ठीक है फिर वाम दक्षिणपंथ पार्टियों का उदय हो रहा है पूरी दुनिया में, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो अमेरिका में, वो रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी की तरह है, जैसे मोदी जी हो, तो इसलिए मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बढ़िया बनती थी, होता है आपकी बात ट्रंप सरकार, ठीक है। सो और इसी तरह आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपकी जो राइट विंग पार्टीज़ हैं बीजेपी टाइप की, उनका उदय बहुत तेज़ी से हो रहा है, और जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे उदारवादी हों चाहे समाजवादी हों, उनका बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। सोचिए बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, 2009 समथिंग में उसने सरकार बनाई थी यूपी में, उसके पास एक एमपी नहीं है लगातार 2 बार से, एक सांसद ना होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, और ये बदलाव क्यों आया? मोबाइल फ़ोन के कारण। देखो सीधी सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कैसे पता लगता है आप कौन हो? जैसे आपके केस में मैं पूछ लूँ, आप लड़की हो, पक्का? किसने बताया? जन्म से पता है। तुम्हें पक्का पता है तुम लड़के हो? हैं पक्का? इमेजिन करो, हैं? हाँ, इमेजिन करो आपको मैंने कमरे में बंद रखा, आप पैदा हुए, आपको कमरे में बंद रखा, पहले दिन से आपको बताया कि आप लड़का हो, और आपको बताया आप लड़की हो, पहले दिन से आपने कभी किसी दूसरे इंसान को नहीं देखा, 20-30 साल हो गए आपको, मान लो 30 साल के आप हो गए, फिर आपको उस कमरे से बाहर निकाला गया, पहली बार आपने कोई लड़की देखी, तो आप छूटते क्या बोलोगे? तुम कौन? क्यूरियोसिटी आएगी ना, भाई तुम तो बड़े अलग से दिखते हो यार, तुम कौन हो? तो वो बोलेगी मैं लड़की, तो तुम भी छूटते क्या बोलोगे? अरे मैं भी लड़की हूँ यार, तुम कौन सी लड़की हो? पॉइंट समझ में आया? पॉइंट ये है, आपको अपनी पहचान जब होती है जब आप अपने से भिन्न दिखने वाले व्यक्ति को देखते हैं। अगर इमेजिन करो सब लोग आपकी तरह दिखे, आपकी तरह कपड़े पहने, आपकी तरह बोले और आपकी तरह एग्जैक्ट दिखते हो, तो क्या आप स्पेशल रहे? नहीं, आप अलग हो, या आपको तब एहसास होगा जब आप ऐसे व्यक्ति को देखोगे जो आपसे अलग दिखता है, अलग सोचता है, अलग बोलता है, अलग समझता है। यही हो रहा है, जो दो सभ्यता हैं वो आपस में टकरा रही हैं। क्यों टकरा रही हैं? आपके हाथ में है मोबाइल फ़ोन, उस मोबाइल फ़ोन में दुनिया की चीज़ें आती हैं, खासकर जो आती हैं वो आती है पश्चिमी सभ्यता की। आप देखिए नेटफ्लिक्स हो गया, आप अमेजन प्राइम हो गया, इन सब में ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ मूवीज़ कौन देखता है? गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स देख रहे हैं, खलीसी ड्रैगन देख रहे हैं, मनी हाइस्ट देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? पश्चिमी जो आपकी जनरेशन है फॉर एग्जांपल, पर्टिकुलर हमारी जनरेशन में क्या, हम पश्चिमी सभ्यता से कुछ ज़्यादा बोलते हैं ना, इंस्पायर्ड हो गए हैं, और हमारे इसीलिए हमारी सभ्यता में ज़्यादा क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? मैंने को पहले भी समझाया था, पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता में फ़र्क है। हमारी सभ्यता बिलीव करती है हम में, होता है ना 4 लोग क्या बोलेंगे वाले, जबकि पश्चिमी सभ्यता बिलीव करती है मैं क्या बोलूँगा। याद है उदारवाद समाजवाद जब मैंने आपको समझाया था? तो पॉइंट सिंपल सा ये हुआ है कि जितना रिवोल्यूशन, जितनी क्रांति मोबाइल फ़ोन लाया, दुनिया में कोई नहीं ला पाया। ईरान में जो महिलाएं हैं वो क्यों कह रही हैं हम हिजाब नहीं पहनेंगे, जबकि इंडिया में कह रही है हम हिजाब पहनेंगे? क्यों फ़र्क आया दोनों में? क्योंकि फ़र्क समझिए, ईरान में फ़ोन तो हाथ में है ही उनके, उस फ़ोन में वो देख रही है डॉक्यूमेंट्री सीरीज़, जिसमें वो देखती है अमेरिकन मूवी में एक लड़की होती है, सीईओ है किसी कंपनी की, दुनिया चला रही है, दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है, जैसे एलिजाबेथ शॉ, रियल लाइफ एलिजाबेथ शॉ ने दुनिया को जितना चूना लगाया दुनिया में कोई नहीं लगा पाया। उसने एक कंपनी खोली, एक छोटी सी कैप्सूल से उसने बोला मैं सारे ब्लड टेस्ट कर दूंगी। उसने वो सैंपल लेती थी और किसी लैब में टेस्ट करवाती थी, और दिखाया उसने ऐसे कि मेरी टेक्नोलॉजी से ही हुआ है। दुनिया के लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करा, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट ली उसने, और एक झूठ के दम पे। वो बात अलग है, बाद में पकड़ी गई, पर वो लेजेंड बन गई। एलिजाबेथ शॉ नाम है, अभी जेल में है इस वक्त अमेरिका में। पॉइंट सिंपल सा है, ऐसी लोगों ने देखा होगा तो उन्हें लगा यार हम तो भी ये कर सकते हैं। वो लड़की मिनी स्कर्ट भी पहनती है, गोल्फ भी खेलती है, सीईओ भी है, वो घर में छुपकली बन के नहीं बैठी। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, महिलाएं क्या कह रही हैं सऊदी अरेबिया की, हमें गाड़ी चलानी है। सऊदी अरेबिया में ऐसा होता है, एक महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती बिना किसी पुरुष के, एक पुरुष होना चाहिए साथ में, वो गाड़ी नहीं चला सकती, सिनेमा हाउस तो है ही नहीं, शराब तो भूल ही जाओ। ये सब कुछ इस वक्त सऊदी अरेबिया में आ रहा है। सऊदी अरेबिया में महिलाओं को अलाउ कर दिया गया, तुम ड्राइव कर सकते हो। अब वहाँ पे भी रील बन सकती है वाली, है ना, फुटपाथ में बंदा खड़ा है गाड़ी लेके जा रहा है। पॉइंट मैं सिंपल से इतना बताना चाह रहा था, दो सभ्यता अलग अलग, और मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो गया, वो आपस में क्लैश कर रही है। और जब भी कुछ जैसे आपकी बॉडी में मान लेते हैं आपकी किडनी ख़राब है, मैं नई किडनी लगाऊं, तो आपका शरीर उस पर अटैक करता है किडनी पे? बिल्कुल करता है, इसलिए तो दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। जबकि जो नई किडनी है वो पुरानी से अच्छी है,
वो आपके शरीर को हेल्दी बनाएगी, लेकिन फिर भी आपका शरीर उसे क्या देखता है, ये तो भाई फॉरेन है, मेरे शरीर कैसे, इसे भगाओ यहाँ से, इसके लिए दवाई खिलाई जाती है। और वही एग्जाम्पल है आपका बजरंग दल, जो आपके बजरंग दल वगैरह टाइप के लोग हैं, फ़र्क समझिए। ये लोग क्या कह रहे हैं, इतना ही तो कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस में लव मत दिखाओ। अब आप सोचो, आप बजरंग दल में हो, आप जैसे आपका छोटा भाई या बहन है, आप उसे समझाने की कोशिश करो बहुत दिन से, वो नहीं सुनता या नहीं सुनती, फिर क्या होता है, एंड में आके पगला नहीं जाते, थप्पड़ पड़ हो जाते। तो सेम बजरंग दल के साथ है, फ़र्क समझिए। वो लोग भारतीय सभ्यता के वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको जैसा भारतीय सभ्यता लगती है, आपके हिसाब से वो बैकवर्ड हो सकते हैं, पर उनके हिसाब से वो किसे बचा रहे हैं, भारतीय सभ्यता को बचा रहे हैं। पर आप हो वेस्टर्नाइज्ड लोग, ठीक है, आपको लगते हैं कि वो लोग क्या है, बैकवर्ड। अब वो वॉयलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि वो प्यार से समझा चुके हैं। वो इतना ही तो कह रहे हैं कि भाई वैलेंटाइन मत मनाओ, फिर आप कहते हो हम तो मनाएंगे, और फिर वो जाते हैं पगला। पॉइंट सिंपल सा ये है, जब दो सभ्यताएं टकराती हैं तो उस चक्कर में क्या होता है, कुछ बदलाव आते हैं। इसलिए आप नोटिस करना, आपके पेरेंट्स में और आप में जो सबसे बड़ा फ़र्क होगा, आप राइट विंग पार्टीज को खास पसंद नहीं करते होगे, लेकिन आपके पेरेंट्स वाली जनरेशन राइट विंग पार्टीज को बहुत पसंद करती है। क्यों? क्योंकि वो आपको समझाना चाहते हैं कुछ, कि इतने इंडिपेंडेंट मत बनो, मैं मत करा करो, चार लोगों की बात सुना करो। आप कहते तो नहीं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, और आपसे जैसे वो कुछ बोलते हैं आप छोटे होते, आप नहीं समझोगे, छोड़ो। तो उनको क्या दिखता है, बजरंग दल, बीजेपी वगैरह में उनको दिखते हैं मसीहा, जो बात वो आपको नहीं बोल पा रहे उनके थ्रू बोलवा देते हैं। सेम चीज़ दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में इलेक्शन हुए थे ना, एक लड़के ने अपने पिताजी को बंद कर दिया कमरे में, और जब तक नहीं खोला तब तक इलेक्शन ओवर नहीं हो गए। इसलिए बात क्यों? क्योंकि उसके पिताजी बीजेपी को वोट डालने वाले थे, और उसको क्लियर था कि बीजेपी क्या है, राइट विंग पार्टी है, कल्चर इम्पोजिशन में बिलीव करती है, वो लिबरल व्यक्ति था, उसने आज़ादी उसने चख ली थी कहीं से। तो पॉइंट सिंपल सा ये है कि देखिए दो जनरेशन है, एक आपके पेरेंट्स की जनरेशन है, एक आपकी है। आपके विचार आचार जो भी बोलते हैं वो बहुत अलग है। आप किस में विश्वास करते हैं? मैं, मेरे सपने, मेरा ड्रीम। वो विश्वास करते हैं चार लोग क्या बोलेंगे समाज में। उस चक्कर में क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है, और क्लैश के चक्कर में क्या हो रहा है, राइट विंग पार्टीज का राइज। इसलिए मिस्टर अक्षय कुमार ने सिटीजनशिप बदली है, क्योंकि वो अलग नहीं दिखना चाहते, क्योंकि राइट विंग पार्टीज राइज कर रही हैं। उस केस में क्या हो रहा है, रिलीजियस नेशनलिज्म का राइज है। कैसा नेशनलिज्म? नेशनलिज्म नहीं, रिलीजियस नेशनलिज्म, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। वरना क्या बोलते हैं, अक्षय कुमार जी को अभी क्यों याद आया, पहले भी याद कर सकते थे। देशभक्ति अगर इतनी थी तो छोड़ी ही क्यों। पॉइंट इससे देखिए, वो अमेरिका के नागरिक बने गए, उससे देशभक्ति डिसाइड नहीं होती। नागरिक होने का मतलब नहीं आप अच्छे लोग हो, सीधी सी बात है ना। चलो उसकी बात हो गई। पॉइंट डिसेंट समझ में आया। तो बर्थ और डिसेंट में फ़र्क क्या है? सिर्फ एक, या तो आप देश के अंदर पैदा हो रहे हो या फिर देश के बाहर। देश के बाहर हो रहे हो तो डिसेंट हो जाएगा, देश के अंदर हो रहे हो तो बर्थ हो जाएगा। अब ये है उन लोगों के लिए जो भारतीय माँ बाप के पास पैदा होते हैं। अब वो लोग जो भारतीय माँ बाप के पास पैदा ही नहीं हो रहे, उनके लिए और तरीके हैं। एक है आपके पास पंजीकरण। पंजीकरण में ये कुछ व्यक्ति हैं जो कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो, किंतु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो, है क्या? ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म वो तो NRI होता है यार। ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किंतु जो भारत से बाहर, ये गलत लिखा है मेरे हिसाब से। इसमें लिखा होना चाहिए ऐसा व्यक्ति जिसका भारत में जन्म हुआ जो भारत का नागरिक था लेकिन उसने भारत की नागरिकता छोड़ दी, जैसे मिस्टर अक्षय कुमार। ये बाहर जाने का मतलब नहीं है, बाहर अगर आप जाते हो तो आप कहलाते हो NRI। NRI का मतलब होता है ना रहा इंडियन, सिंपल भाषा में नहीं सर, जो नॉन रेसिडेंट। यहाँ पैदा होते हैं, अमेरिका में कुछ दिन के लिए नौकरी के लिए जाते हैं, वो NRI कहलाते हैं। नागरिक रहते हैं, नागरिकता। मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। एक होता है RI का मतलब होता है रेसिडेंट इंडियन, मतलब भारतीय नागरिक है और भारत में ही रहता है। एक होता है NRI यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब भारत का नागरिक तो है लेकिन भारत में रेसिडेंस नहीं है, उसका निवास नहीं है, ठीक है। और इसका क्राइटेरिया क्या है? जो भी व्यक्ति 6 महीने से ज़्यादा भारत से बाहर रहता है वो कहलाता है NRI, कोई भी हो। मान लो आप शिक्षा के लिए गए हो, जनरली आपको कंसर्न नहीं करते हैं शिक्षा वालों को, पर मान लेते हैं आप 6-7 महीने के लिए बाहर घूमने निकल गए, तो आप क्या कहलाओगे? NRI।
NRI मतलब कोई भी व्यक्ति जो बाहर से बाहर रहता है कम से कम 6 महीने। लेकिन याद रखना NRI और RI में कोई फ़र्क नहीं होता, ये पूर्णतः है भारत का नागरिक है। नागरिक का मतलब इससे सारे अधिकार हैं और सारे मौलिक कर्तव्य हैं। दूसरा जो आप बोल रहे हो वो ये जो पहला केस है ना, ये तब लगता है जैसे अक्षय कुमार पे लगा होगा। ये वो है जो भारत के नागरिक थे, भारत से बाहर गए और नागरिकता भारत की छोड़ दी। अब उन्हें ध्यान आया कि भारत का नागरिक हमें दोबारा बनना है। अक्षय कुमार टाइप के लोग वो कैसे बनेंगे? बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, हाँ। और सर जैसे माधुरी दीक्षित उन्होंने अमेरिका के नागरिक के साथ उनसे शादी की है, तो वो अब नागरिक बाहर हो जाएंगे? नहीं, वो भारत की नागरिक रहेगी। वो कैसे? और उनके जब तक वो नागरिकता भारत की छोड़ती नहीं, या कहाँ कहाँ पे शादी की है? अमेरिका में ये अमेरिका में। तो जब तक वो अमेरिका की नागरिकता ले नहीं लेती, भारत के नागरिक ही रहेगी वो। ऐसा हो सकता है वो जाके अमेरिका में रहने लग जाए, रहेंगे, कोई बात नहीं, वो NRI कहलाएगी। 3-4 साल रही तो भी ना रही, मतलब तो भी नागरिकता मतलब छूटी नहीं भारत की। जब तक वो छोड़ेगी नहीं, या जब तक उसे अमेरिका की मिल नहीं जाती। अच्छा, इसमें है आर्टिकल अनुच्छेद 9 कहता है अगर कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। तो सर कोई अमेरिका के नागरिक से शादी करता है तो वहाँ उसकी नागरिकता नहीं मिलती अमेरिका की? मतलब वो तो अमेरिका के कानून के हिसाब से होगा। वो क्या कानून है मुझे आइडिया नहीं इतना एग्जैक्ट में। वो तो उनका कानून होगा कि इतने समय तुम्हें रहना पड़ेगा, ये है वो है वो है वो है, तो होगा। वहाँ भी रजिस्ट्रेशन ग्रीन कार्ड होता है वहाँ पे? ग्रीन कार्ड रहने का वो नागरिकता नहीं होता। ग्रीन कार्ड मतलब समझ लो नागरिक और नागरिक ना होने के बीच का सफ़र है। ग्रीन कार्ड का मतलब आप बिना रजिस्ट्रेशन वगैरह के रह सकते हो, फिर आपको लंबे समय रहना पड़ेगा, फिर आप नागरिक बनोगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जैसे इसमें भी कुछ अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। वीज़ा की वैलिडिटी होती है। हाँ, वो तो डिपेंड करता है वीज़ा कौन सा है। ठीक है, समझ में आया? तो पहला है हमारा बाय बर्थ, दूसरा बाय डिसेंट, तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन। तो पहला पॉइंट थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये उन लोगों के लिए जो भारत के नागरिक थे, भारत के नागरिकता छोड़ दी, अब दोबारा लेने के शौकीन है। अगली, ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो। इसे दोबारा करेक्ट करो, महिला नहीं, कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना, महिला या पुरुष जो भी लिखना लिख लो, दोनों के लिए लगता है ये। कोई भी विदेशी महिला या पुरुष जिसने किसी भारतीय से विवाह करा हो और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता हो तो बाय रजिस्ट्रेशन ले सकता है। ठीक है, राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हों। अच्छा, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ है क्या? इसे थोड़ा करेक्ट करो। राष्ट्रमंडल अगर कॉमनवेल्थ है तो ये अब प्रावधान है नहीं। वैसे पहले था 1955 के नागरिकता अधिनियम में ये था कि अगर आप कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे, लेकिन अब नहीं है। अब तो राज्य के हिसाब से लिखा जाएगा कौन सा देश है। ठीक है, तो इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना। अगर राष्ट्रमंडल का मतलब कॉमनवेल्थ आप बता रहे हो तो फिर वही है। तो ये अब नहीं है, जो ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट समझे। पहला पॉइंट, वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक था पर नहीं रहा और दोबारा बनना चाहता है तो वो रजिस्ट्रेशन से आएगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, जिसने भारत के नागरिक से शादी करी है और भारत की नागरिकता लेना चाहता है चाहती है तो वो रजिस्ट्रेशन से आएगी। ये पॉइंट अब नहीं है, राष्ट्रमंडल वाला हटा दिया गया, पहले था। ठीक है, इसमें यार इसमें टर्म नहीं लिखा हुआ है, वैसे इसमें टर्म भी होता है। इसमें 4 या 5 या 6 साल का कुछ टर्म होता है कि कोई मिनिमम इतना समय भारत में रहना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले, वरना आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। कहाँ दिया हुआ है? अच्छा, पीछे कहीं पे दिया हुआ है? कौन सा पेज है बताना? वो मैं भी बताऊंगा। OCI PIO का क्या ड्रामा है। अरे यार, ये सब इसमें दिया हुआ है, CAA वगैरह। CAA की तो मस्त कहानी है, मज़ा आ जाएगा। फिर शायद पुलिस भी आ जाए, क्या पता। ये तो PIO वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, चलो। नेचुरलाइजेशन में तो होता है।
चलो मैं भी बता दूंगा, इसमें 5 से 7 हर किसी का अलग अलग है। जो इसमें लिखा है ना OCI PIO, पहले समझ लेंगे क्या है फिर करते हैं। इनको नागरिक बनना है, OCI PIO को अगर नागरिक बनना है भारत का तो रजिस्ट्रेशन से ही बन सकते हैं। ठीक है, तो 3 हमने तरीके पढ़े अभी तक। पहला है बाय बर्थ, मतलब अगर यदि व्यक्ति पैदा होता है भारत में तो। दूसरा है आपका बाय डिसेंट, यानी कि भारतीय माँ बाप, मतलब माँ या बाप कोई भी एक होना चाहिए, उसको पैदा होता है तो। बाय रजिस्ट्रेशन में कई सारे क्राइटेरिया हैं। पहला वो जो भारत के नागरिक थे, छोड़ दिया, दोबारा बनना चाहते हैं। दूसरे वो जिन्होंने भारत के नागरिक से शादी करी हुई है। तीसरे वो जो OCI है और PIO है। क्या होते हैं वो थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, ठीक है। अब आते हैं, पहले ऊपर देख लेते हैं क्या कहानी है। चौथा प्रकार है आपका बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि देशीयकरण। अभी देशीयकरण क्या ड्रामा है, लेट्स अंडरस्टैंड। जैसे मान लो आप आज भारत से शिफ्ट हो गए, आपने बहुत आर कर लिया, आपने कहा मज़ा नहीं आ रहा, अब हम अमेरिका में जाके बिजनेसमैन बनेंगे। तो आप अमेरिका चले गए, आपके बच्चे अमेरिका में हुए, आप कहाँ के नागरिक हैं? भारत के। आपके बच्चे कहाँ के नागरिक होंगे अमेरिका के हिसाब से? हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपने क्या पता उन्हें नागरिकता नया लेने दी हो, मान लेते हैं उन्होंने ले ली नागरिकता। अब उनके 2 बच्चे और हो गए, 3 बच्चे और हो गए, मान लो 3-4 जनरेशन निकल गई, 6ठी-7वीं जनरेशन आ गई। अब वो भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो कैसे बनेंगे? रजिस्ट्रेशन से ही बनेंगे, क्योंकि वो उनके माँ बाप कोई था। दूसरा एग्जाम्पल, एक नेपाली व्यक्ति है, आपको पता है नेपाल भूटान के लोग भारत में आ सकते हैं, जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, कोई इसमें नहीं होता। हाँ, ओपन बॉर्डर कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसे। ऐसा क्यों? देखिए 2 तरीके होते हैं कब जाने के किसी जगह को। एक तो होता है जैसे मैंने बताया, जाओ हथियार लेके घुस जाओ, जैसे कोलंबस ने किया, या मतलब कोलंबस ने किया नहीं, कोलंबस के थ्रू हो गया, अमेरिका को ढूंढा, वहाँ पे गए, लोगों को मारा, काटा, पीटा, देश हमारा। दूसरा होता है आपके आसपास कोई बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, कोई हथियार नहीं है, तो क्या तरीका है? शादी कर लो उसकी बेटी से, सीधा सा तरीका है, पटाओ, शादी करो, ज़मीन तुम्हारी। वो तरीका है बेटी कपड़े का रिश्ता, सॉरी बेटी रोटी का रिश्ता जैसे बोलते हैं, जो नेपाल भूटान के साथ है। हमने सोचा नेपाल भूटान को बंदूक के नोक पे लेने की बजाय हम उसे शादी के थ्रू ले लेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, दोनों में रिश्ते बढ़ते रहेंगे, यहाँ की शादी वहाँ, वहाँ की शादी यहाँ। धीरे धीरे क्या होगा, नेपाल, भूटान और भारत में आप फ़र्क ही नहीं कर पाओगे। पर जैसा मैंने आपको समझाया, ऐसा नहीं होता है दुनिया में भाई। शादी कर ले इसका मतलब ना बाप बेवकूफ़ है, सारा घर दे देगा, ठीक है, वो एक अलग कहानी है। एनीवे, समझ में आया? अब मान लो एक नेपाली है, भारत में आके रह रहा है, क्योंकि ओपन बॉर्डर कॉन्सेप्ट है, नेपाली लोग भारत में रह सकते हैं, भारत की किसी भी सर्विस में अप्लाई कर सकते हैं, याद रखना। IAS में भी वो अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ IAS, IPS, IFS छोड़ के। IAS, IPS, IFS मतलब फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट नहीं, फॉरेन। ये 3 सेवाओं को छोड़ के नेपाली भूटानी किसी भी सेवा में अप्लाई कर सकते हैं, RO में भी, सब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जनरल से ऑफ कोर्स। अब मान लो उसने RO में अप्लाई कर दिया, भारत का नागरिक तो है नहीं, वो क्लियर हो गया, RO बन जाएगा, लेकिन भारत का नागरिक अभी भी नहीं है वो मान लो उसे 15 साल हो गए भारत में रहते रहते, अब वो भारत का नागरिक बन सकता है। कैसे? क्योंकि ये माना जाता है, अगर मैं किसी जगह पे, मान लो आप तमिल नहीं बोलते होगे मेरे ख्याल में, मान लो आप तमिल में सेलेक्ट होते हो, मान लो आप किसी सर्विस में सेलेक्ट हो, तमिलनाडु चले गए, और तमिलनाडु में आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताते हो, क्या आपको तमिल आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। मान लो आपने 15-16 साल तमिलनाडु में बिताया, तो आप तमिल बोल लोगे? बिल्कुल बोल लोगे। आपने इसके लिए पढ़ाई करी? नहीं, लेकिन जब कम्युनिकेशन होता रहेगा अपने आप सीख जाओगे। कहने का मतलब आप वहाँ का कल्चर समझ जाओगे, आप वहाँ के कुजीन समझ जाओगे, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, सब समझ में आ जाएगा। कल्चर जो होता है वो सीखा जा सकता है, इसलिए बच्चा जब पैदा होता है, मैंने आपको बताया ना, वो कुछ नहीं होता, उसे सभ्यता समाज देती है। हिंदू है तो हिंदू घर में पैदा हुआ है तो भगवान पूजेगा, मुस्लिम घर में पैदा हुआ है तो अल्लाह को पूजने बैठेगा। ऐसा कभी नहीं होगा बच्चा मुस्लिम घर में पैदा हुआ है और पैदा होने के बाद बोलता है मैं तो भगवान को पूजूंगा, जय श्री राम बोलूँगा। क्यों? मैंने कहा आपको धर्म, जात से सब कौन देता है? समाज देता है। हमने कुछ नहीं चुना, सब कुछ हमें दिया गया सामने से, ठीक है। इसीलिए नेचुरलाइजेशन का कंसेप्ट है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक लंबा समय बिताया है किसी देश में, तो ये माना जाता है कि वो वहाँ की सभ्यता समाज से अच्छी तरह से परिचित हो चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप नागरिक बना लो तो कोई खास फर्क नहीं आने वाला। क्लियर है? इसमें तरीके इसमें दिया होगा। कितने साल का है? 7 साल में 1 वर्ष से पूरी 1 वर्ष विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है तथा अपने देश की नागरिकता के परित्याग हो भाई
करके भारत सरकार को इसकी सूचना दे दिया हो और भारतीय नागरिकता के आवेदन के पूर्ण कम से कम 1 वर्ष तक भारत में निवास किया हो। मतलब जिस दिन आपने आवेदन दिया उसके पूर्ण 1 साल कंटिन्यूस, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 1 वर्ष से पूर्व भी कुल मिलाकर 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। इसको थोड़ा वेरीफाई करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में 12 साल है। सर ये लिखा है कि रजिस्ट्रेशन से पहले 1 वर्ष होना चाहिए, फिर क्या लिखा है इसके अलावा 1 वर्ष से 7 साल, टोटल 8 साल हो गए ना। 1 साल लगातार, उसके बाद एप्लीकेशन, उस 1 साल से पहले 7 साल, उसमें गैप हो सकता है। मान लो 1 साल यहाँ रहे, फिर 1 साल नहीं रहे, फिर 1 साल रहे, जो भी केस बनाओ। मुझे लग ही रहा था, इसमें करेक्ट करो। 12 साल है, 14 में से 12 साल है। 14 मतलब 14 में से 12 साल कैसे हुआ? 14 में से 11 साल ये वाला, इसे 11 कर लो, 7 नहीं है, हाँ, और एक ये है आपके पास, तो टोटल कितने हो गए? 12। बट ओवरऑल कितने में से? 14 में से। तो 14 में से 11 साल टुकड़ों में और 1 साल लगातार। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं देशीकरण से। 5वां तरीका है आपका भूमि के अर्जन द्वारा, जो हमने किसके साथ किया? बांग्लादेश के साथ। अभी मैंने आपको समझाया था 100वां संशोधन। तो उसमें जो गांव हमारे इलाके में थे जो हमारे हो गए, और जो इलाके में गांव बांग्लादेश के इलाके में थे बांग्लादेश के हो गए। तो उनको ये फ़र्क समझना, शुरुआत के 4 तरीके आपका अधिकार हैं, ये आप अप्लाई करते हो। 5वां सरकार की शक्ति है। आप मांग नहीं कर सकते हो कि आपके क्षेत्र का अधिकरण हुआ है और सरकार आपको नागरिकता दे। सरकार चाहे तो दे सकती है। जो मान लो हमने जो गांव लिए बांग्लादेश से, तो उन्हें बांग्लादेश सरकार, भारत सरकार ने क्या कहा होगा? या तो अगर आप भारत के नागरिक बनना चाहते हो तो इसके तहत बन जाओ, नहीं बनना चाहते हो तो बांग्लादेश चले जाओ। वो वैसी बात उन्होंने चुन लिया होगा भारत में रहना, वो एक अलग बात है। पॉइंट ये है कि ये आपका अधिकार नहीं है, ये सरकार की शक्ति है आपको मौका देने की। सरकार मना भी कर सकती है, याद रखना। सर इसमें लिखा स्वतः मतलब अपने आप ही नागरिकता प्राप्ति है। कहाँ क्या लिखा हुआ है? जो भी स्वतः का मतलब अपने आप कोई उन्हें अप्लाई नहीं करना। नहीं, अप्लाई नहीं करना, सरकार दे रही है ना आपको। शुरुआत के 4 में आप अप्लाई करते हो, सरकार से बोलते हो देखो मैं इतने समय रहा, ये रहा वो रहा। इसमें मैंने क्या बताया? सरकार आपसे कहती है नागरिक बनना है भाई साहब तुम्हें, तुम कहोगे हाँ फाइन नागरिक हो, चलो निकलो। इसमें आप अप्लाई नहीं कर रहे, इसमें सरकार आपको दे रही है मौका, नागरिक बनना चाहते हो। बाकी 4 में आप नागरिक बनने के इच्छुक हो, इसमें सरकार आपको दे रही है मौका कि नागरिक बनना है तो बन जाओ। इसलिए इसने लिखा होगा, इस सेंस में लिखा होगा स्वतः भारतीय नागरिकता की जा सकती है, अप्लाई नहीं करना होता इसमें। क्लियर है? बताओ और कोई सवाल, आगे बढ़े। ठीक है, नागरिकता का अंत, हर चीज़ की शुरुआत है तो अंत भी है। किसने आपके में आर्ट्स एंड कल्चर का टॉपिक है? हिस्ट्री वाले सर को पता होगा। आर्ट्स एंड कल्चर है, बुद्धिज़्म वगैरह पढ़ते हो आप लोग? अच्छा, किसने कहा था ये जिस चीज़ की शुरुआत हो उसका अंत भी होता है? मैंने बुद्धिज़्म बोला था, बुद्ध नहीं कहा था। इसने सुना था काहे तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, जब इस चीज़ का अंत होने ही वाला है तो छोड़ो ना। तो इसलिए से सब कुछ छोड़ के निकल गया था वो। पर सही है, जिंदगी में मज़े ले चुका था उससे पहले और क्या, वो सब कुछ जी चुका था, उसके बाद गया था वो। नागरिकता का अंत देख लेते हैं। किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का अंत निम्न 3 प्रकार से हो सकता है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, मैंने आपको बताया, इसे लिख लो ब्रैकेट में, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है अगर आप किसी भारत के नागरिक हो, किसी देश और देश के नागरिक बनते हो तो आपकी भारत की नागरिकता अपने आप ही चली जाएगी स्वतः। नागरिकता का परित्याग करने पर सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने। तो 4 तरीके हैं। या तो आप भारत की नागरिकता छोड़ के किसी और की ले लो, ऑटोमेटिक गायब। दूसरा, आप खुद बोलो मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा भारत बनने में। तीसरा, सरकार बोले हमें इंटरेस्ट नहीं रहा तुम्हें भारतीय रखने में। ठीक है, तीनों केस में आपकी नागरिकता गायब। अब मुझे लॉजिक से बताना, आप भारत के नागरिक हो बाय बर्थ या बाय डिसेंट, मतलब आप भारत में ही पैदा हुए थे इंडियन माँ बाप के पास, या फिर आप भारत से बाहर पैदा हुए इंडियन माँ बाप के पास, दोनों केस में भारत के नागरिक हो। क्या भारत सरकार ये तीसरा पॉइंट आप पे लगा सकती है? कॉमन सेंस लगा के देखना।
ठीक, क्योंकि इसमें है एक्सेप्शन है इसमें ना, क्योंकि आप सरकार के कोई घनिष्ठता दिखाने आगे लिखा हुआ है इसमें, या लगातार 7 वर्ष भारत से बाहर रहने पर। मैं चलो मान लो भारत से बाहर हूँ 40 साल, तो क्या मैं एनआरआई हूँ? याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ 3 तो लोगों पे लगता है, या तो रजिस्ट्रेशन से आए हो, या नेचुरलाइजेशन से आए हो, या फिर इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी से आए हो। अगर आप भारत में ही पैदा हुए, भारत माँ बाप के पास, आप सोचो मैंने आपको क्या समझाया था। संविधान हमने बनाया, संविधान सभा बनाई, संविधान सभा ने संविधान बनाया, संविधान के तहत सारी शक्तियाँ किसके पास है? सरकार के पास। हमारे पास क्या है? सिर्फ अधिकार। अधिकार क्या होते हैं? सरकार की शक्तियों पे अंकुश। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमारे। अब ये अधिकार आपको कब मिलते हैं? जब आप भारत के नागरिक हो। अगर मैं आपकी नागरिकता ही छीन लूँ तो अधिकार बने आपके? नहीं। तो सरकार जैसे चाहे ट्रीट करे आपको। इसलिए भारत सरकार आपकी नागरिकता नहीं ले सकती किसी कीमत पे। क्या होगा? मान लो आपने कुछ करा सका खिलाफ, तो क्या करेगा? आप पे देशद्रोह का कानून चलेगा, देशद्रोह का केस चल जाएगा, यही चलेगा। आपको भारत सरकार बाहर नहीं फेंक सकती। समझिए, नागरिकता बहुत सीरियस चीज़ है। अगर आप नागरिक नहीं हो तो आप अधिकार भी नहीं रखते, और जो अधिकार नहीं रखता उसे सरकार मनचाहा ट्रीट कर सकती है। और इसीलिए सोचिए, इस छोटी सी नागरिकता शब्द के चक्कर में पूरे क्या था, श्रीलंका में युद्ध हो गया, सिविल वॉर चली, गृह युद्ध चला था, 2007-8 में ख़त्म हुआ है वो, जिसमें लिट्टे बन गया, जिसने राजीव गांधी को उड़ा दिया था। वो एक अलग कहानी है। इस नागरिकता के चक्कर में म्यांमार में आज भी सिविल वॉर चल रही है। म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम, जो उनकी आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा शायद, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो म्यांमार में मिनॉरिटीज़ में, और मेजोरिटी में कौन है? बुद्धिस्ट। और इंडिया में क्या बोला जाता है? सारे आतंकवादी कौन? मुस्लिम। आतंकवादियों का अगर धर्म होता, सोचिए, बुद्धिस्ट, बुद्धा, जिसका इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो त्याग के सब कुछ निकल चुका था। सोचो, अगर मैं नाम लूँ ना, जैसे इसीलिए बोलते हैं बायसेस। मैंने आपको एक बात बताई थी सर पहले, नहीं सर आपके केस में अभी नहीं बताया मैंने, प्रमोशन इन रिजर्वेशन की हमारी साथ बात नहीं, अभी हम रिजर्वेशन तक पहुँचे भी नहीं है। पहुँचेंगे तो मैं बताऊँगा। मैंने आपको शायद पहले ये बात बताई होगी कि भारत में आज तक एक मुख्य सचिव महिला नहीं हुई, एक मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं हुई, ना ही हो पाएंगे। अभी रिसेंट में तो दिख नहीं रहा मुझे। शायद न्यायाधीश हो सकती है, एक लड़की, एक औरत है, उसकी उम्मीद है। पॉइंट क्यों? ऐसा नहीं कि उनमें काबिलियत नहीं है, यहाँ पे तो कोई फिजिकल टेस्ट नहीं लग रहा, यहाँ पे तो सिर्फ मेंटल टेस्ट है। फिर भी क्यों नहीं बन पाए? बायसेस। क्योंकि प्रमोशन के वक्त बायसेस चलता है। अब इमेजिन करो, मैं होम मिनिस्टर हूँ, मुझे अपना सेक्रेटरी चाहिए, और ये मैं सोचना कि महिला और पुरुष का फ़र्क है इसमें। आपके पास महिला मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी, उसके जो चीफ सेक्रेटरी है और जो डीजीपी है, दोनों पुरुष हैं। क्योंकि ये जो फीलिंग है, जो बायसनेस है, ये सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में नहीं, महिलाओं में भी पाया जाता है। उनको भी लगता है कि महिलाएं कुछ काम के लिए ही ठीक हैं। ज़्यादा काबिल तो नहीं है उसके। काबिल तो नहीं कहेंगे, मतलब कुछ काम के लिए ठीक नहीं, मतलब उन्हें लगता है ना कि इसमें उल्टे काम करवाने हैं, तो महिला नहीं कर पाएगी। ये किसने बोला? पॉइंट ये है, मानने वाली बात है। तो अब ये सारी बात याद रखना, सरकार आपको नागरिकता नहीं छीन सकती। अगर आपकी नागरिकता छीन ली तो आपके अधिकार चले गए, और जब अधिकार चले गए तो सरकार आपको जैसे चाहे ट्रीट कर लेगी। इसलिए म्यांमार में पूरा का पूरा ड्रामा चल रहा है। रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश में पड़े हुए हैं आधे से ज़्यादा, इंडिया में भी बहुत ड्रामे चले हैं। इसलिए श्रीलंका में लंबी सिविल वॉर चल गई। इसीलिए इसमें नागरिकता कानून पर भी हम आएंगे। इसीलिए शाहीन बाग में प्रोटेस्ट भी हुआ। CANRC का। नागरिकता एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अगर आप नागरिक नहीं हो तो आप पे कोई अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब सरकार आपका नागरिकता का अधिकार कभी नहीं ले सकती किसी भी कीमत पे। चाहे कुछ भी करो आप, उससे कोई मतलब नहीं, आपकी नागरिकता नहीं छीन सकती है। पर सिर्फ उनकी जो भारत के नागरिक हैं बाय बर्थ या फिर बाय डिसेंट, वंश से या फिर जन्म से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ ग्राउंड्स दिए हैं जिसमें भारत की सरकार नागरिकता ले सकती है। फिर याद रखना, जो जन्म से हैं और जो वंश से हैं उनकी नहीं, बाकी लोगों की बात हो रही है। संविधान के प्रति अनिष्ठा। मान लो आप बाय बर्थ हो तो आपके केस में क्या होगा? पहला पॉइंट, अगर देशद्रोह का कानून चलेगा। ठीक है। दूसरा, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करना, फिर देशद्रोह। किसी भारतीय, क्या लिखा है यार, ये कौन सा कंसेप्ट? ये समझ में आया सर, ऐसा मतलब इसमें कौन सा देशद्रोह है?
ये मेरे ख्याल में पहले प्रोविज़न होगा। मैंने बताया ना बहुत से मॉडिफिकेशन करे गए हैं। शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर पिता भारतीय है तो ही भारतीय काउंट होता था, महिला पे नहीं होता, दोनों के केस में होता है। तो ये तो पॉइंट कोई होगा नहीं, ये कुछ और कहना चाहता है, ये नहीं है। देखिए युद्ध काल ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। अगला, लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर, लेकिन अगर आप नागरिक बने हो बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन या फिर टेरिटरी, तब बाय बर्थ में कभी कुछ नहीं हो सकता। अब ये थे अनुच्छेद 5 के तहत जो भारत सरकार जो संसद ने कानून बनाया है, नागरिकता अधिनियम 1955, उसके तहत ये सारा था। अब आते हैं अनुच्छेद 6। ये सारे अनुच्छेद अब नहीं लगते, क्योंकि ये सारे अनुच्छेद संसद के कानून के बाद निरस्त हो चुके हैं। अनुच्छेद 6 के बाद जो अनुच्छेद हैं, नागरिकता के जो आपका भाग है उसमें जितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 5 को छोड़ दिया जाए और अनुच्छेद 9 को छोड़ दिया जाए, तो जो अनुच्छेद बनते हैं ये अब काम नहीं करते, क्योंकि ये तब काम करते थे 1955 से पहले, जब तक संसद ने कानून नहीं बनाया था। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। पाकिस्तान से माइग्रेशन करके आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता, ऐसे व्यक्ति तभी भारत के नागरिक माने जाएंगे जब वह 2 शर्तें पूरी करेंगे। उसके माता पिता, दादी, नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। यह 19 जुलाई 1950 पहले जो भी है पढ़, ठीक है। ठीक है, सब पढ़ लेने से कुछ खास समझाने को नहीं है, एक बार रीड कर लेने से रॉटलन करना पड़ेगा आपको। पर मैंने आपको समझा दिया, ये अनुच्छेद अब आप पे नहीं लगते, ये 1955 से पहले वाले लोगों पे लगते थे। ठीक है, आपके केस में ये नहीं लगेंगे। लेकिन सर एग्जाम में पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते? उम्मीद तो कम है, मेरे ख्याल में पूछेंगे तो आपका अधिनियम 55 से पूछेंगे, और वो भी खासकर जो अभी रिसेंट में बदलाव आए हैं उस पर बहुत ड्रामा चला है। CAA हो गया, NRC हो गया, क्या होता है, NPR हो गया, ये क्या होते हैं सारे। पर फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड एक बार पढ़ लेना, बस कोई ज़्यादा इम्फेसिस मत डालना इस पर। ये अनुच्छेद आप पे अभी भी लगते हैं। कौन से हैं? 10 से शुरू करिए। किसी एक में देख लेते हैं। किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीनी जाए। ये आप पे लगेगा, वही कह रहा है, संसदीय कानून के अलावा आपकी नागरिकता किसी और तरीके से नहीं छीनी जा सकती। अनुच्छेद 11। 9 कहाँ गया? 9 से मैंने बोला था 9 से लगेंगे आप पे। 9 वही है, आपने बता दिया भैया। हाँ ये रहा। जैसे आप किसी देश की नागरिकता लोगी, भारत की नागरिकता खुद ही चली जाएगी। तो 9 लग, तो आप पे कौन सा नहीं लगता? 6, 7 और 8, ये 3 नहीं लगते हैं। 9 लगता है, ठीक है, 10 लगता है और 11 लगता है। नागरिकता अधिनियम आपका ये है, ये सारे तरीके हम पढ़ चुके हैं। ये 5 तरीके हैं जिनसे आप नागरिकता ले सकते हैं, 5 हम पढ़ चुके थे पहले। और 3 तरीके हैं जिससे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, तीनों हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं CAA पे। ये क्या बवाल है, बहुत जबर बवाल है ये। इस पे मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको, शायद राजद्रोह का कानून लग जाए हम पे। देखते हैं। राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में फ़र्क होता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसा हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है, एक होता है राष्ट्रद्रोह और एक होता है राजद्रोह। राजद्रोह बाल गंगाधर तिलक जी के, दिल्ली पुलिस मैं नहीं कह रहा हूँ, बाल गंगाधर तिलक जी के हिसाब से हर नागरिक का अधिकार है। राजद्रोह का मतलब होता है द्रोह उस राजा के खिलाफ जो मिसरूल करता है, मतलब ठीक से शासन नहीं करता है। जैसे जब हम विद्रोह कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो अंग्रेज़ों ने बोला बाल गंगाधर तिलक से, तुम राष्ट्रद्रोह कर रहे हो। उन्होंने बोला नहीं, मैं राजद्रोह कर रहा हूँ। मैं आपके खिलाफ इसलिए नहीं खड़ा क्योंकि आप विदेशी हो, मैं आपके खिलाफ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि आप भारतीय नहीं बन पाए। ये बात बिपिन चंद्र ने अपनी बुक में लिखी है। अंग्रेज़ों के साथ एक ही, देखिए, आने को तो मुगल भी बाहर से आए थे, आने को वो छोड़ो, आने को तो आर्यंस भी बाहर से आए हैं। आर्यंस कौन सा भारत में? भारत के जो नेटिव हैं वो सिर्फ द्रविडियंस हैं, जो साउथ में आपके हैं ना, केरला और तमिलनाडु। सिर्फ केरला और तमिलनाडु के लोग भारत के खुद के हैं, बाकी हम सब तो बाहर से ही आए हैं। अब बाहर से कहाँ से आए हैं उस पर थोड़ा विवाद चल रहा है। कुछ कहते हैं कि मोहनजोदारो के 2 हिस्से बने, एक चला गया यूरोप, एक आ गया। याद रखना, यूरोप के जो लोग हैं ना वो हमारे रिलेटिव्स हैं। हमारा जो ब्लड है, हमारा जो DNA है, और जो यूरोपियंस, अमेरिकन वगैरह का DNA वो मैच करता है, उनका DNA साउथ वालों से मैच नहीं करता। इससे एक बात तो क्लियर है कि हम लोग किसका है, हम लोग एक फैमिली का हिस्सा है बड़ी, जिसे बोलते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली। तो जो यूरोप के जो है, जितने भी फ्रांस, जर्मनी वगैरह जो भी ड्रामे हैं, ये सारे आर्यंस ही हैं। इसी का ड्रामा बनाया था हिटलर ने, आपको पता होगा।
प्योरिटी ऑफ आर्यन रेस। तो विवाद है, एक कहा जाता है कि मोहनजोदारो दो हिस्सों में बटा, एक चला गया यूरोप, एक हिस्सा आ गया भारत। दूसरा कहता है कि एक कॉकस माउंटेन है, भूगोल में आप पढ़ेंगे, एक आपका है ब्लैक सी, एक है कैस्पियन सी, उसके बीच में 3 देश है छोटे छोटे, जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया। वहाँ पे कुछ माउंट, जैसे हमारे हिमालय है ना, वैसे वहाँ पे कुछ माउंटेन्स हैं। तो वहाँ पे एक ट्राइब थी जिसका नाम था आर्यन, वो 2 हिस्सों में बटी, एक चली गई यूरोप और एक आ गई भारत। अब ये 2 कहानियाँ हैं, दोनों में से कौन सी सच है किसी को नहीं पता। हम बोलते हैं कि जो आपकी मोहनजोदारो थी वो बटी 2 हिस्सों में, क्योंकि हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम बाहर से आए हैं। अब यूरोप के लोग कहते हैं नहीं भैया, जो कॉकस माउंटेन है वहाँ से ट्राइब बटी 2 हिस्सों में, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहते वो भारत से आए हैं। ठीक है, तो ये भी बात तो चल रहा है। पॉइंट सिंपल सा है, क्योंकि अब ये काम आएगा यहाँ पे समझने में। हमने अंग्रेजों को ही क्यों विदेशी बोला? हम उपनिवेशवाद का जो काल बोलते हैं वो अंग्रेजों का ही क्यों बोलते हैं? आने को तो मुगल भी बाहर से आए थे, उनका काल उपनिवेशवाद का काल क्यों नहीं कहलाता? कुछ तो फर्क होगा दोनों में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। मुगल भी आ रहे हैं सीधे, मतलब मुगल्स, हम भी आए बाहर से, मुगल्स भी आए बाहर से, लेकिन वो भारत में ही, देखो कैसा भी उन्होंने करा वो एक अलग बात है, उनकी पॉलिसीज क्या थी, औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, मस्जिद तोड़े, वो एक अलग बात है। पॉइंट इतना सा है, वो भारत में आए तो भारतीय बन के रहे, भारत में आए, भारत में ही जिए, भारत में ही खाए, भारत में ही मरे। अंग्रेज भारत में आए और हमेशा अंग्रेज ही रहे, वो भारतीय कभी नहीं बने। ये सबसे बड़ा फर्क था, इसलिए मुगल पीरियड को उपनिवेशवाद नहीं बोला जाता। अगर ऐसा होता कि जैसे बाबर आया था उज़्बेकिस्तान से, मान लो उज़्बेकिस्तान से बाबर आया, मुगल एम्पायर इंडिया में बना, इंडिया को लूटा और उज़्बेकिस्तान ले गया पैसा, तब बनता उपनिवेशवाद, जैसा अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने भारत को लूटा, भारत की वेल्थ कहाँ ले गए? ब्रिटेन। फर्क समझ में आया? इसलिए हम नहीं कह सकते कि मुगल पीरियड उपनिवेशवाद का काल था। सिर्फ इस उपनिवेशवाद का काल कौन कहलाता है? अंग्रेज। ठीक है, अब आते हैं इस चीज़ पे जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, थोड़ा सा आपका विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसे, जिसका भी नाम हो हमें क्या पता। आगे देखते हैं। मैं एक कहानी बताऊंगा, छोटी सी प्यारी सी बढ़िया सी कहानी, सुन लो। एक चीज़ है जिसे बोलते हैं हम सेंसस, और एक है चीज़ जिसे हम बोलते हैं एनपीआर। सेंसस, सेंसस आपका जनगणना, हर 10 साल में संविधान में सीधे शब्दों में लिखा, हर 10 साल में जनगणना होती है। इसका मतलब क्या होता है? जनगणना में हम ये जानना चाहते हैं भारत की आबादी कितनी बढ़ी, कितनी घटी, कौन कितना बड़ा घटा। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि हमें ये पता लग सके, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये समझ में आ सके कि पॉलिसी किसके लिए बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें 2011 की जनगणना से एक बात पता है कि जो पारसीज़ हैं वो लगभग ख़त्म होने वाले हैं। पारसीज़ की आबादी बहुत तेज़ी से घट रही है, बढ़ नहीं रही है, घट रही है, वो ख़त्म होने वाले। तो भारत सरकार ने कौन सी पॉलिसी चलाई? जियो पारसी। जियो पारसी, जियो पारसी मतलब जियो वाला, जीने वाला। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि पारसियों की आबादी बढ़ाई जाए। पर उनको ये बात किसने बताई पारसी की आबादी कम हो रही है? जनगणना। इसलिए जनगणना से बता सकती है, मान लो कि बिहार में आपको पता है बुरे हालात हैं। बिहार में महिला लिटरेसी कितनी है? फीमेल लिटरेसी मेरे ख्याल में 60 के आसपास ऐसी कुछ है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। पुरुषों की शायद 80 के आसपास है, कुल मिला के 70। बाहर मतलब कहने का मतलब, हाँ सबसे कम बिहार में है। और एक बात ये हमेशा रखना, शिक्षा और एक होता है जिसे शायद आपने सुना TFR, सुना है कभी? हिंदी में क्या बोलते हैं इसे यार? टोटल फर्टिलिटी रेट। साक्षरता दर है? नहीं, साक्षरता नहीं है, फर्टिलिटी है। लिटरेसी हो गई हमारी। टोटल फर्टिलिटी रेट इन हिंदी। प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर। अब क्या हुआ? कुल प्रजनन दर भारत में इसका मतलब होता है कि एक महिला अपने प्रजनन काल होता है मेनियाक से मेनोपॉज, मतलब पीरियड्स के स्टार्ट होने से पीरियड्स के एंड होने तक, इसे बोलते हैं हम प्रजनन काल। इस काल में एक महिला ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है? सबसे ज़्यादा किसका होगा, गैस करो? बिहार का 3 से ज़्यादा है। और सबसे कम किसका है? केरला, 1 से कम है, नहीं सॉरी, आई थिंक 1.3 और समथिंग कुछ है। और हमारा टारगेट क्या है TFR का? भारत सरकार का टारगेट है सिर्फ 2.1 का, मतलब कि 2 वयस्क कितने बच्चे पैदा करेंगे? लगभग 2.1।
एक महिला लगभग कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? 2.1। इसका मतलब है हमारी आबादी बढ़ती रहेगी, लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगी और युवा बना रहेगा। जैसे जापान वगैरह में क्या हो गया, बुजुर्ग ज़्यादा हैं, युवा कम, प्रॉब्लम है। हमारी किस्मत थोड़ी ख़राब चल रही है, ये आ चुका है इस वक्त 0.08 पे। तो जो यूपी में बहस चलती है ना, इसमें इंटरव्यू तो नहीं होता मेरे ख्याल में। यूपी में एक आगे 2 से तीसरे बच्चे को वो नहीं दी जाएगी। हाँ, जो कहानी चलती है ना यूपी में कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। हाँ, यूपी। फ़र्क समझिए, भारत का ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत की आबादी अब बढ़ नहीं रही है, घटना शुरू हो गई है। 2.08 कम है जो हमें चाहिए उससे। हमारा क्या था 2.1। प्रॉब्लम क्या है, कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा है और कुछ राज्यों में बहुत कम है। तो हमें जो राज्य जहाँ पे बहुत कम है वहाँ बढ़ानी है और जहाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ घटानी है। अब ये पॉइंट क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? शिक्षा का। केरला भारत का इकलौता राज्य है जहाँ पे महिला पुरुष के अनुपात में ज़्यादा है। इकलौता राज्य है। क्यों? केरला में 100% शिक्षा है। लिटरेसी रेट सबसे ये नोटिस करा गया है कि फीमेल लिटरेसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोशल वेलबींग से। बात समझ आई? अब ये सब हमें बताएगा कौन, कहाँ पे क्या कमी है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ क्या बोलते हैं, मदर मोर्टेलिटी रेट जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माँ की मृत्यु दर, हाँ, वो कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम, ये सब कौन बताता है? सेंसस। और ये सबसे बढ़िया रिकॉर्ड है। क्योंकि देखिए बाकी जितने होते हैं उन्हें बोलते हैं सर्वे। सर्वे में क्या होता है, कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, उसके बाद मैथमेटिकल मॉडल्स लगा के उसे बढ़ाते हैं। वो एग्जैक्ट नहीं होता, उसमें सैम्पलिंग होती है। सेंसस में हर एक घर जाया जाता है। इससे बढ़िया रिकॉर्ड कोई नहीं होता। ठीक है, इस पे हमारा कोई विवाद नहीं है। ये 1952 से होता आ रहा है, हाँ 52 से हो रहा है मेरे ख्याल में, और हर 10 साल में होता है। लास्ट हमारा जो अभी चल रहा है वो डिले हो नहीं पाया, कोरोना के समय डिले हो गया, चल रहा है, लेकिन वो भी कब आएगा इसका रिजल्ट हमें नहीं पता। ठीक है, 2011 में लास्ट हुआ है हमारे पास जिसका रिजल्ट है। ये है एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर को आप क्या बोलते हैं, खाता, ऐसी कुछ, बही खाता। तो राष्ट्रीय आबादी बही खाता में क्या होगा, हर वो व्यक्ति भारत में जो 6 महीने से ज़्यादा रह रहा है उसका नाम इसमें लिखा जाएगा। नाम, आधार, मोबाइल नंबर, अगर आधार नहीं है तो, जैसे मान लो आप अमेरिका के नागरिक हो, भारत में 7 महीने से रह रहे हो, क्या आपका नाम एनपीआर में होगा? बिल्कुल होगा। समझ में आया सबको? ये आर्थिक सामाजिक है, ये राजनैतिक है। इसका सिर्फ एक मकसद है, ये पता लगाना भारत में कितनी आबादी है और किस मूल की है। पहले तो ये पता लगाना कितनी आबादी। मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मिले 200 करोड़ लोग, क्योंकि भारत में सिर्फ भारतीय थोड़ा ना रहते, नेपाली भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, आपके अमेरिकी भी होंगे, ब्रिटिशर्स भी होंगे, बहुत तरह के लोग भारत में रहते हैं जो बाहर से भी आए हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं। तो याद रखना, एनपीआर में कौन है? एनपीआर में हर वो व्यक्ति जो 6 महीने से ज़्यादा भारत में रह रहा है, वो किसका हिस्सा बनेगा? एनपीआर का। अब क्या होगा, इन सब से बोला जाएगा, सब लोग साबित करो तुम भारत के नागरिक हो। इसे बोलते हैं, इससे बनेगा NRIC, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स। तो पहले सारे के सारे लोग इसमें डाले जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे NPR। उन सब से बोला जाएगा साबित करो तुम भारत के नागरिक हो, और जो साबित कर देंगे वो बनेंगे इसका हिस्सा। अब जो साबित नहीं कर पाए वो कहलाएंगे गैर नागरिक। अब इमेजिन करो, चलो गैस करो, सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं जो साबित नहीं कर पाएंगे वो भारत के नागरिक हैं? यही गलत फहमी में जी रहे हो बेटा तुम। गैस करो। महिला, SC, ST, OBC। जैसे मेरे केस में अगर भाषा का, अगर मेरे से पूछे तुम साबित करो तुम भारत के नागरिक, मैं साबित कर दूंगा। हम ज़मींदारों की फैमिली से आते हैं, हमारे परदादा वरदादा सबके बहुत रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी थे और उन पर इतनी ज़मीन थी, गाँव के गाँव थे, तो हमें तो सारे रिकॉर्ड्स हैं। अगर सरकार मेरे से कल पूछे अब साबित करो तुम्हारे परदादा भारत में थे, मैं परदादा क्या, उनके भी परदादा की साबित कर सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है ज़मींदारी किन के हाथ में थी? अपर कास्ट के हाथ में, तो हम साबित कर देंगे।
एक ओबीसी से बोला जाए, एक जनजातीय से बोला जाए, जनजातीय कौन सा सर्टिफिकेट लेके घूमता है भाई? कौन से जंगल में उसके डॉक्यूमेंट्स बने हैं? हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में जैसे मेरे पापा जी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि हम तो ज़मींदार फैमिली से आए हैं, तो हमारे पास बहुत सबूत है साबित करने का कि हमारे परदादा भारत में थे। सबसे ज़्यादा तकलीफ पता है किन्हें होगी? महिलाओं को। क्यों? क्योंकि उनका जनरली नाम बदल जाता है, शादी हुई सरनेम बदल गया। और आपको पता होगा जैसे मेरी मदर का तो उन्हें अपना बर्थ डेट ही नहीं पता था। आपके पेरेंट्स को शायद पता होगा पर उनके पेरेंट्स को पक्का नहीं पता होगा कि जनरली बर्थ डेट का पता ही नहीं होना। कोई बर्थ सर्टिफिकेट कॉमन नहीं था, बहुत रेयर हुआ करते थे, बहुत रेयर। प्रॉब्लम ये है, आपको लग रहा होगा कि इससे सिर्फ रोहिंग्या या विदेशियों को फ़र्क पड़ेगा, सबको पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा पता किसको पड़ेगा? गरीब को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। और सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा SC ST को और वुमन को, क्योंकि उनके लिए साबित करना कि हाँ उनको कि लीनिएज कैसे ट्रेस होता है मेल से। वो तो अब फीमेल को प्रॉपर्टी में अधिकार मिला 2005 के बाद, उससे पहले फीमेल को अधिकार नहीं था प्रॉपर्टी में। तो लीनिएज मेल से ट्रेस होता है। उनको ये साबित करना कि हमारा परदादा यहीं पे थे, हम बांग्लादेश से नहीं आए हैं, कैसे साबित होगा? कौन सा डॉक्यूमेंट लाएंगे वो लोग? ये सबसे बड़ा पॉइंट हो। चलो एक गैस मारते हैं, 200 करोड़ में से 100 करोड़ लोग यहाँ आ गए, मैं गारंटी करता हूँ कम ही आएंगे पर मान लेते हैं। तो NRIC में 100 करोड़ आ गए, कितने बचे? 100 करोड़ बचे अभी। अब ये लोग क्या करेंगे? मैंने आपको बताया ना, नागरिकता छीनते ही आपके सारे अधिकार छिन गए। इसके लिए भारत सरकार बना रही है डिटेंशन कैंप। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम, आपका गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बोला गया है, भारत में जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कि आप हर ज़िले में भारत में एक डिटेंशन कैंप बनेगा और एक फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बनेगी। दोनों को मैं समझा देता हूँ। डिटेंशन कैंप का मतलब जेल नहीं है, ये डिटेंशन में आपको रखा गया है, कैंप है ये। ऐसा कैंप जहाँ पे जो गैर नागरिक है, आप क्रिमिनल नहीं हो, आपने गुनाह नहीं करा है कोई, पर आप भारत के नागरिक नहीं हो। और भारत के नागरिक नहीं हो का मतलब क्या है? ना आप नौकरी ले सकते हो, ना आप काम कर सकते हो, ना आप ज़मीन ले सकते हो। सारा का सारा सरकार के पास वापस आपको रखा जाएगा कैंप में। यहाँ तक से बात समझ में आई? इमेजिन करो 100 करोड़ लोग एक कैंप में। और अभी मैं इसमें थोड़ा बताऊंगा आगे। यहाँ तक समझ में आया ना सबको? तो पहले बनेगा NPR में हर व्यक्ति का नाम होगा जो भारत में 6 महीने से ज़्यादा रह रहा है। फिर उन सबसे बोला जाएगा साबित करो तुम भारत के नागरिक हो। वही पूछा जाएगा दादा परदादा का सबूत दिखाओ कि भारत में थे वो। सिंपल, जैसे श्रीलंका ने पूछा था तमिलियन से, साबित करो तुम्हारे परदादा तमिलियन थे, सॉरी तुम्हारे परदादा श्रीलंकन थे। जो म्यांमार ने करा रोहिंग्या के साथ, साबित करो तुम्हारे परदादा परदादा म्यांमारी थे। ठीक है, अब जो रह गए ये लोग चले गए, ये सबको मिल जाएगा सर्टिफिकेट आप इंडिया के नागरिक हो। अब जो लोग रह गए उनके केस में क्या है, क्या गया? जो लोग रह गए 100 करोड़ लोग, इनके पास एक ऑप्शन है, ये जा सकते हैं जिसे हम बोलते हैं FT या फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, मतलब विदेशी ट्राइब्यूनल को क्या बोलते हैं? आप एक शब्द पढ़ा था ना हमने बढ़िया सा, ट्राइब्यूनल को कुछ बोलते हैं, मैंने आपको समझाया। ट्राइब्यूनल कोर्ट नहीं होते हैं, ये किसी कानून के तहत बनाए जाते हैं, उस कानून के तहत ही काम करते हैं। जैसे मान लो इनकम टैक्स की ट्राइब्यूनल, अधिकरण, हाँ अधिकरण हमने समझा था, मैंने आपको बताया। अधिकरण क्या होते हैं? ये किसी कानून के तहत बनाए जाते हैं और किसी कानून के तहत ही चलते हैं। तो ये क्या है? फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, यानी कि विदेशी अधिकरण। तो यहाँ पे कौन से मामले जाएंगे? सिर्फ वो जो नागरिकता के केस में आते हैं। बात समझ में यहाँ तक? गैस करते हैं। और यहाँ पे सरकार ने बोला है कि यहाँ पे आप दे सकते हैं जिन्हें बोलते हैं सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे पंचायत का सर्टिफिकेट, DM के द्वारा इशू करा हुआ सर्टिफिकेट। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो भी व्यक्ति आपको सर्टिफिकेट देगा वो अधिकरण जाके ये बोलेगा सामने कि मैंने दिया है। सोचो कितने लोगों की औकात है यहाँ पे जाने की। कौन सा DM है जो आपके कहने पे यहाँ पहुँच जाएगा? हाँ, आपका दोस्त होगा तो पहुँच जाएगा। पॉइंट ये है, आप बांग्लादेश से आए हो, ठीक है, बांग्लादेश से आए हो, आपका अच्छा खासा बिजनेस भारत में हो गया है और आपका दोस्त है वो DM बन गया, बहुत जिगरी दोस्त है, आपने उसकी बहुत समय मदद की थी। क्या आपके कहने पे वो आएगा यहाँ पे? बिल्कुल आएगा, जबकि आप बांग्लादेश से आए हो। पर क्योंकि मान लो आप खुद ही बन गए DM, क्या फ़र्क पड़ता है? अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी बन सकता है। आप सर्टिफिकेट हो आप बन जाओगे। UPSC सिर्फ 10वीं का पेपर वो देखती है आपका,
आपकी सिटीजनशिप के प्रूफ के तौर पे यूपीएससी सिर्फ एक चीज़ मांगती है, 10वीं का सर्टिफिकेट। वो आप भारत से होगा तो हो गया काम तुम्हारा, तो तुम खुद ही डीएम हो या नहीं भी हो, मान लो तुम टर्मिनेट भी हो गए क्योंकि बांग्लादेशी निकले, तो तुम्हारा दोस्त तो है। पॉइंट ये है वो लोग आ जाएंगे, पर कितने भारत के नागरिक हैं जिनके लिए कोई व्यक्ति यहाँ आने वाला है? मुझे नहीं दिखता। चलो मान लिया आ गया, 50 करोड़ लोग और आ गए, ये कहाँ जुड़ेंगे? ठीक है, तो 100 करोड़ लोगों ने साबित कर दिया था पहले स्टेज में कि हम भारत के नागरिक हैं। बाकी 50 करोड़ लोगों ने अतिरिक्त क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखा के साबित कर दिया यहाँ पे कि हम भारत के नागरिक हैं। अब कितने बच गए? 50 करोड़। अब इनका क्या करेंगे? यही प्रॉब्लम आई थी हिटलर के सामने। मैं सोच समझ के हिटलर का वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हिटलर ने क्या करा था? हिटलर एक कानून लाया था जिसे बोलते हैं न्यूरमबर्ग लॉस। सेम तरह के कानून थे, उसके तहत ज्यू के नागरिकता छीन ली गई। मैंने आपको क्या बताया, अगर नागरिक नहीं हो तो ना आप काम कर सकते हो ना आप रह सकते हो। आपका रहने का अधिकार, घूमने का अधिकार, खाने का अधिकार, सब कुछ कहाँ से आता है? नागरिकता से आता है। नागरिकता नहीं तो अधिकार नहीं। अब उसके साथ एक प्रॉब्लम आ गई, उसने जर्मन्स को ये बोला था ये विदेशी है। जैसे कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां भारत में जो कहती हैं बांग्लादेश के लोगों को कि वो पैरासाइट है। किसी को भी पैरासाइट नहीं बोलना चाहिए, परपक्षी बोलते हैं ना, पर पक्षी जो भी है, नहीं बोलना चाहिए। कितना भी बुरा व्यक्ति हो, आप पैरासाइट का मतलब क्या कर रहे हो? आप उसे इंसानियत से नीचे लिया है। और जैसे आप कॉकरोच को हिट मार के मारते हो, आपको तकलीफ नहीं होती, आप पैरासाइट को भी मार सकते हो। पॉइंट समझ में आया? तो अब इशू क्या होने वाला है, इनका क्या करोगे? अभी आपने बोला, आपने ये सब क्यों करा? क्योंकि आपने बोला हम विदेशी ढूंढ रहे हैं, मुबारक हो, मिल गए। अब क्या करोगे? बांग्लादेश लेगा इन्हें? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कैसे साबित? वो कहेगा कहाँ से बांग्लादेशी? दिखाओ भाई, कहाँ से दिखते हैं बांग्लादेशी? दिखाओ ठप्पा कहाँ लगा है। पॉइंट समझ में आया? आपने एक तो पूरे देश की जनता को लाइनों में खड़ा करवाया। अगर आपको इसकी डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो देख लेना, असम में हो चुका है। असम में एनआरसी हो चुका है, और जो उसने बर्बादी फैलाई है वो सबने देखी है। असम में जिस तरह के हालात हुए, सोचो लोगों ने ज़िंदगी भर जो कमाया था सब गवा दिया सिर्फ एक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। लोग डिटेंशन कैंप में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। हो सकता है वो नागरिक भी हों। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर्मी में जिनके माँ बाप ने शहादतें दी हैं और वो लोग आज डिटेंशन कैंप में पड़ रहे हैं। वो लोग दिन रात चक्कर लगाते हैं इसके। ये ह्यूमन ट्रेजेडी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आता है जो जिसके कारण शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है अगर आप मुसलमान नहीं हो तो, आप हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, अगर आप मुसलमान नहीं हो तो, और अगर आप कहते हो कि मैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आया हूँ, या मेरे पिताजी या परदादा आए हैं, उस केस में आप CAA के तहत क्या बन सकते हैं? तो एंड में कौन बचा? मुसलमान बचे। इसलिए इसके खिलाफ विद्रोह हो रहा था। और ये सब मैंने नहीं बनाया, ये हमारे प्यारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद बताया था एक कॉन्फ्रेंस में। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले NRC आएगा, फिर CAA आएगा। बात समझ में आई? ये हमने नहीं बताया, पहले से बताया गया था। अब पॉइंट ये है, CAA तो बचा कौन? मुसलमान। पर मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बचेगा, इसमें सिर्फ गरीब बचेगा। अगर मुसलमान भी हो और अमीर हो और पावरफुल हो, कोई भी सर्टिफिकेट आप बनवा लोगे। सबको पता है यार, अभी वो टीना उसका केस देखा सबने, पूजा खेतकर वाला, कहाँ से PS थी वो। और मैं लिटरली मैं अभी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो IAS हैं और वो फेक सर्टिफिकेट से हैं। अगर मैं उनका नाम बता दूँ तो जॉब भी चली जाए उनकी। मुझे पता है वो लोग फेक सर्टिफिकेट से, UPSC क्लियर किया उन्होंने फेक सर्टिफिकेट से, अटैम्प्ट दिए, एग्जॉस्ट हो गए, जनरल में निकले नहीं, तो फेक सर्टिफिकेट बना के आज IAS बने हुए हैं। एक और था यूपी का किसी, उसका वो तो टर्मिनेट हो गया, ऐसे कुछ नाम था उसका। PS का सर्टिफिकेट लगाया था, भाई साहब जिम कर रहे हैं, ठीक है, डांस कर रहे हैं, मूवी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सोचो कितना आसान है इस देश में फेक सर्टिफिकेट बनाना। आधे से ज़्यादा EWS के सर्टिफिकेट तो फेक ही होते हैं। EWS से ज़्यादा फेक सर्टिफिकेट मैंने किसी के नहीं देखे, वैसे तो ही बता रहा हूँ आपको।
EWS, OBC, देखो SC/ST में क्या होता है, SC/ST में आप पे कितनी भी कीमत, आप पे कितनी भी वेल्थ हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उस जाति से, जनजाति से, तो आपका सर्टिफिकेट होता है, चाहे आप करोड़पति क्यों ना हो। OBC में ऐसा नहीं होता। OBC EWS में अगर आपकी इनकम एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप OBC में नहीं आते हो। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। EWS में भी सेम है। तो लोगों ने क्या करा हुआ है उसमें, जैसे EWS में है कि अगर 100 गज से ज़्यादा ज़मीन है, तो शहरों में अगर 100 गज से बड़ा घर है तो उन्होंने क्या करा, बच्चों के नाम पे डिवाइड कर दिया। मान लो आपका 1000 गज का है तो क्या करा, सब बच्चों पे डिवाइड कर दिया, कुछ दिखा दिया मैंने, डोनेट कर दिया। आप उसी घर में रह रहे हो, लेकिन ऑन पेपर आपके पास उतनी ज़मीन नहीं है, तो आप क्या बन गए, EWS। उठाओ कोटे का फ़ायदा। पॉइंट मेरा ये है, भारत में सर्टिफिकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए जो पावरफुल है। तुमने बोला तुम्हारा नहीं बना, मैं ऐसे बहुत सौ को जानता हूँ जिनका बना है और जो कहीं से भी EWS नहीं है। उनके पिताजी पे इतनी प्रॉपर्टी है कि वो EWS को कईयों को नौकरी पे रख ले, ठीक है, और वो EWS का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं सिर्फ UPSC के चक्कर में। पॉइंट सिंपल सा है, सर्टिफिकेट बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं गारंटी कर सकता हूँ यहाँ पे मुसलमान नहीं खड़ा होगा, यहाँ पे सिर्फ गरीब खड़ा होगा। अब वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। और सबसे ज़्यादा फ़र्क जिन पर पड़ेगा वो पड़ेगा महिलाओं पे, SC ST और OBC में लोअर कास्ट, सारे OBC नहीं, लोअर कास्ट OBC में, मुसलमानों तो पड़ेगा। रीज़न सिंपल सा है, SC ST कहाँ से प्रूव करेंगे कि हमारे पिताजी परदादा यहाँ पे थे। ट्राइबल के पास कौन सा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट होता है, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके साथ, उनके पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की एब्सेंस होता है। वो कहाँ से साबित करेंगे। और आपको इसका वेरीफाई करना हो तो आप असम NRC देख सकते हैं। असम NRC में BJP ने एक आइडिया बनाया। BJP ने बोला कि जितने लोग असम में घुसे हैं वो सारे घुसपैठियाँ हैं, बांग्लादेशी, और बड़ा बवाल मचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया असम NRC कराने का। एक अग्रीमेंट साइन हुआ था असम की स्टूडेंट यूनियन और राजीव गांधी के बीच में। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अत्यंत ही वेले लोग होते हैं, उनको आप बोलो तुरंत प्रोटेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी आप अपने दोस्त से नहीं मिल पाओगे, प्रोटेस्ट दूर की बात है। प्रोटेस्ट करना आसान होता है उनके लिए। उन्होंने प्रोटेस्ट करा, अग्रीमेंट साइन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट कराया। आप चेक करना, उसमें हमें मिले हैं 20 लाख लोग। 20 लाख लोग असम में मिले हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं। और कमाल की बात, इसमें 11 लाख हिंदू हैं, नहीं सॉरी 13 लाख हिंदू है, शायद 13 लाख के आसपास हिंदू हैं। इसमें शायद 7 या 8, 6-7 ऐसे कुछ है, वो मुसलमान है सिर्फ। और हिंदुओं में भी कौन कौन है, ज़्यादातर यूपी बिहार से आए हुए हिंदू हैं। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि माइग्रेट करे होंगे लंबे समय तक, तो माइग्रेट करे तो वो तो साबित कर नहीं सकते क्योंकि परदादा असम में पैदा हुए थे। क्योंकि वो तो हो सकता है प्रीवियस या प्रीवियस टू प्रीवियस जनरेशन, क्योंकि कितने 50-60 साल ही तो बीते हमारे, उसमें 2 जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट हो सकती हैं। तो इसमें यूपी बिहार के बहुत से हिंदू हैं। और कमाल की बात, असम की खुद की कोई ऐसे ट्राइब्स हैं इसके अंदर। पॉइंट ये है, नैरेटिव उल्टा पड़ गया। नैरेटिव क्या था कि ये सारे कौन है, बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान हैं। निकले कौन? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ये हुआ था, तो इसमें गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम है। पर पॉइंट अभी भी इसमें कमी है, पता क्या है, कुछ फैमिली के कुछ मेंबर, जैसे आपके परिवार है, दो लोगों का नाम है, 2 लोगों का नाम नहीं है, एक का नाम है दूसरे का नाम नहीं है। ऐसे बहुत से ड्रामे हैं इसमें। लेकिन फैमिली को तो नहीं अलग किया जाएगा कि यही तो इसमें इंडिविजुअल काउंट होता है। इंडिविजुअल काउंट होता है। अच्छा, अब मैं एक बात कह रहा हूँ, इस एक्सरसाइज चलो असम की ही केवल करने में हमारा मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हुए सिर्फ असम में करने में। अब देश की सोचो, वो देश जिसकी आधी आबादी आज भी भुखमरी में जीती है। मैं नहीं कह रहा भारत सरकार का रिकॉर्ड है, 50% इंडिया के जो बच्चे हैं आज भी स्टंटेड हैं, 1/3 वुमन आज भी भारत में स्टंटेड है। सबसे ज़्यादा वुमन में कमी क्या होती है, IVI, आयोडीन विटामिन आयरन की कमी होती है। और बच्चों में सबसे ज़्यादा कमी क्या होती है, ट्रॉपिकल एंट्रोपैथी बोलते हैं उसे। बच्चे क्या होता है, जब बार बार बीमार पड़ते हैं ना, तो उनका जो इंटेस्टाइन होता है, अंतड़ियाँ जो होती है, वो खाने को सोखना बंद कर देती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत में यही है। तो सोचिए, वो देश जिसकी 50% आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे गिनी जा सकती है। क्यों? भारत सरकार पता है क्या गरीबी रेखा क्या मानती है, 33 रुपये। 33 रुपए। अगर आप 33 रुपये से ज़्यादा दिन में आपकी जेब में पड़ा है तो भारत सरकार की नज़र में आप अमीर हो। सोचो, इस गरीबी के हिसाब से भी भारत में 20% गरीबी है। सोचो अगर हमने अमेरिका का स्तर लगा दिया तो हमारी तो आबादी निकल जाएगी उसके अंदर। उस देश में जहाँ पे खाने को नहीं है, भुखमरी है, अस्पताल नहीं है, बच्चे जॉब के लिए तरस रहे हैं, उसमें आप पूरे देश से बोलते हो लाइन में खड़े हो जाओ बेटा, तुम्हारा सर्टिफिकेट चाहिए मुझे। अरबों रुपए इसमें खर्च करोगे और अंत में मैं कहता हूँ आपको सिर्फ 1 लाख लोग मिलेंगे नहीं,
मान लो, तो आपने इतनी बड़ी एक्सरसाइज करी, पूरे देश को आपने लाइनों में लगाया, लोगों से सर्टिफिकेट बनवाया, लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी ख़त्म करके एक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जद्दोजहद करी, कोर्टों के पीछे भागे। कितने लोग मरेंगे वो अलग बात है, जैसे उसमें मरे थे डीमोनेटाइजेशन में, नोटबंदी में, मरेंगे। उसके बाद आपको मिला क्या? 1 लाख लोग। पॉइंट ये है, इनका करोगे क्या? ये भारत के नागरिक है नहीं, इसका मतलब इन्हें कहाँ रखोगे? डिटेंशन कैंप पे। उसमें खर्चा नहीं होगा क्या? दूसरा, बांग्लादेश इन्हें कतई नहीं लेने वाला, ना पाकिस्तान लेगा ना अफगानिस्तान लेगा। कम से कम पहले ये कुछ भी कर रहे थे, चाहे रिक्शा चला रहे थे, चाहे ठेला चला रहे थे, खुद तो खा रहे थे। अब सरकार को इन्हें खिलाना पड़ेगा। क्यों? हम रह रहे हैं डिजिटल क्रांति में, सबके हाथ में है मोबाइल फ़ोन। इमेजिन करो किसी लड़की के साथ या किसी बच्चे के साथ या बच्चे के साथ इसी डिटेंशन कैंप में कुछ हो गया, तो भारत के लोकतंत्र की क्या इमेज जाएगी दुनिया में? बात समझ में आ रही? प्रॉब्लम यह है कि ये जो एक्सरसाइज बनाई जा रही है अत्यंत ही घटिया है मेरी नज़र में। मुझे इसको करने का कोई भी रीज़न समझ नहीं आता। इकोनॉमिक है नहीं, अरबों रुपए खर्च करो, इससे बड़े किसी को खाने ही खिला देते हैं। जितने बड़े ये बर्डन नहीं है, उससे बड़ा तो हमारा खर्चा है। दूसरा, समाज को विभाजित करेगा वो अलग। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ है, इसमें बोला गया अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। श्रीलंका क्यों नहीं है भाई? श्रीलंका के लाखों तमिलियन हिंदू आज भी तमिलनाडु में नागरिकता के लिए लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है। पॉइंट ये कहा जा रहा है कि आपने एक कानून लाए, सीएए को लाए एक नैरेटिव बनाने के लिए। नैरेटिव क्या? केवल मुसलमान लोग ही बुरे होते हैं। क्योंकि आपने देखिए 3 देश चुने, तीनों के तीनों कैसे हैं? मुसलमान बहुल। चलो मैं मान लेता हूँ आपको म्यांमार नहीं चाहिए, क्योंकि म्यांमार में जो माइनॉरिटी जिनको मारा जा रहा है मुस्लिम है। चलो ठीक है, आपको नफरत है उनसे। श्रीलंका में क्या तकलीफ है? श्रीलंका के भी तो लोग हैं। श्रीलंका में आप मेरे ख्याल में 20 या 30 साल सिविल वॉर चली, गृह युद्ध। लाखों श्रीलंकन तमिलियन हिंदू जो मारे काटे गए श्रीलंका में, वो आज भी तमिलनाडु में पड़े हुए हैं। उनको यहाँ पे लिख देते एक छोटा सा देश श्रीलंका, वो तो हिंदू हैं। पॉइंट ये है, ये बोला जा रहा है कि इस कानून को लाया ही सिर्फ इसलिए गया है कि एक नैरेटिव बनाया जाए कि बुरा कौन है। सिर्फ मैंने आपको बहुत एग्जांपल दिए। हिटलर मुसलमान नहीं था, उसने लाखों यहूदी मारे। स्टालिन मुस्लिम नहीं था, उसने अरबों रशियन मारे हैं। माओ जेडोंग मुस्लिम नहीं था, उसने लाखों करोड़ों चाइनीज़ मारे हैं। ऐसे छोटे बड़े बड़े लोग रहे हैं। म्यांमार में रोहिंग्या मारे गए, आपका बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, आपका एक और देश है हमारे पास में श्रीलंका में हिंदू मारे गए। तो एक चीज़ क्लियर है, जहाँ पे भी बहुसंख्यक लोग क्या बोलते हैं रेडिकल हो जाते हैं, वहाँ अल्पसंख्यक मरता ही मरता है। चाहे आप किसी भी देश में चले जाओ, इसका धर्म से कुछ लेना नहीं, इसका सिर्फ राजनीति से लेना देना। तो पॉइंट ये है कि इस कानून को जो लाया गया है, ये एक्सरसाइज कैसी अत्यंत ही घटिया है। पॉइंट ये है, चलो मान लो तुमने करा, सब कुछ करा, तो समाज में विभाजन करोगे, लोग लड़ेंगे आपस में, लोग अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी खर्च करेंगे एक सर्टिफिकेट बनाने में। सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी महिलाओं को, SC ST को, ये साबित करने में कि हमारे पुरखे यहीं पे थे। मान लेते हैं मर पिट के कट पिट के साबित कर भी लिया, इनके साथ करना क्या है? अब इमेजिन करो आप ROAR की तैयारी कर रहे हो, कल आप नागरिक ही नहीं रहे भारत के, तो आप ROAR तो बनने से रहे। आप ROAR छोड़ो कुछ भी नहीं कर सकते। आपको एक डिटेंशन कैंप में रखा हुआ है, वहाँ से एक ऑफ़र आता है, एक कॉल आती है आपको पाकिस्तान की तरफ से, ISI की तरफ से, एक काम करो बंदूक उठाओ और 5-6 लोग टपका दो, तुम्हारी फैमिली का खर्चा मैं देख लूँगा। तो तुम क्या करोगे? कोई भी बन जाएगा, क्योंकि वैसे भी मर रहे थे। कम से कम अब तुम्हें अश्योरेंस तो है कि तुम्हारी फैमिली को 1 लाख 2 लाख जो भी देगा वो मिलेगा ही मिलेगा। पॉइंट ये है कि इस एक्सरसाइज के एंड में पता है हमें क्या मिलेगा? सिर्फ बम। ऐसे बम जो वेट कर रहे हैं कोई इनमें आग लगा दे बस। कितना बढ़िया, हमने बैठे बैठे क्या दे दिया पाकिस्तान को और चाइना को, हमने क्या दे दिया? थाली में परोस के दिया है कि हम ना बहुत अच्छे चल रहे थे, हमें तकलीफ़ें कम पड़ रही थी, एक काम करो ये लो 1 लाख लोग रखो, इन्हें जो करना है इनके साथ करो। पॉइंट इनका कुछ कर नहीं सकते। एक बच्चे ने, मैं पढ़ा रहा था UPSC का, तो उसने बोला सर एक काम क्यों नहीं करते, इनको नागरिकता दे देते हैं। मगर तुम पगला गए हो क्या? इसका मतलब क्या बना फिर? और कैसे इतना खर्चा करके
बाद में वही करना है तो पहले ही कर दो। वो कह रहा है सर एक काम करते हैं, मान लेते हैं जैसे असम वगैरह में मिले हैं तो एक काम करते हैं ना, बाकी राज्यों में भेज देते हैं, कुछ लोग वहाँ कुछ लोग वहाँ। में एक पहला नंबर तो ये बहुत इनह्यूमन है, वो कोई भेड़ नहीं है, भेड़ नहीं है कि 5 लोग वहाँ जाओ 5 लोग वहाँ जाओ। पहला नंबर तो भेड़ नहीं है। दूसरी बात, चलो मान लो तुमने किसी तरह कर भी दिया, एक बात बताओ, गुजरात के लोग क्यों लेंगे असम के मुस्लिमों को? कोई क्यों लेगा किसी को? क्योंकि हमने नैरेटिव क्या बनाया हुआ, ये देश के नागरिक नहीं है। फिर आप बोलो गुजरात से या दिल्ली से ही बोल दो कि दिल्ली से बोलो एक काम करो, ये 15-20 हिंदू हैं असम के, इनको आप ले लो। दिल्ली क्यों लेगा इन लोगों को? कोई भी राज्य क्यों लेगा किसी को? पॉइंट ये है कि इनका करोगे क्या। इसका हिटलर ने सोल्यूशन निकाला था। अब हिटलर के पास ये प्रॉब्लम आ गई थी कि सारे यहूदी लोग थे, डिटेंशन कैंप में पड़े हुए थे, नागरिक थे नहीं, नागरिक नहीं थे मतलब क्या, वो कोई काम नहीं कर सकते, खिलाना किसे पड़ रहा था, सरकार को। अब लोग परेशान, लोग कह रहे यार तुमने तो बोला था ये हम इन्हें भगा देंगे। अब हिटलर बड़ा परेशान कि अगर मैं इनको देश से बाहर फेंक दूँ तो दुनिया को दिख जाएगा मैं क्या कर। आपको पता है हिटलर को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। सोचो, सारे बर्बाद ही। क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था ना, तो वो क्या कर रहा, आपको पता है हिटलर के जितना भी हिटलर ने किया था, हमें कब पता लगा? हमें द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में पता लगी ये बात, जब हमारी जो अलाइड फोर्सेस थी जब वो पहुंच गई जर्मनी के अंदर, तब उन्होंने देखा यार ये क्या चल रहा है। उससे पहले किसी को भनक ही नहीं थी हिटलर क्या कर रहा है, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था ना। अब तो क्या 2 सेकंड में वीडियो बन जाता है, वायरल हो जाती है चीज़ें, उस समय में आसान नहीं था करना। अब हिटलर फंस गया, इनको देश में रखूँ तो देश के लोग नाराज़ कि यार ये लोग नागरिक नहीं है, देश के बाहर फेंक दो दुनिया देख लेगी मेरे को, फिर मेरा नोबेल पीस प्राइज़ का क्या होगा। तो पॉइंट क्या बना, उसे सोल्यूशन दिया गया। एक टर्म है, बुरी टर्म है, इसे बोलते हैं फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन टू द जीव प्रॉब्लम क्या था? एक काम करो, गैस चैम्बर में डालो, टपकाओ, दफनाओ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली बात। पॉइंट ये है हम ये कर नहीं पाएंगे। क्यों? पहला नंबर, हम औद्योगिक क्रांति और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ हैं, हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है। जरा सा ये हुआ तो सोचो भारत जिसकी इमेज क्या है, एक देश, लोकतांत्रिक देश, क्या होगा हमारे देश का? पूरी दुनिया में हम हिटलर के बराबर पहचाने जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनको देश में रखोगे तो और प्रॉब्लम, क्योंकि इनके पास ना नौकरी है ना जीने का जरिया है। तो पाकिस्तान और चाइना को मौका मिल गया, ये लो बेटा, लो पकड़ो लॉलीपॉप। पॉइंट ये है, इस एक्सरसाइज का मुझे तो कोई फ़ायदा दिखता नहीं, तुम्हें दिखे तो देख लेना, ठीक है। इसका कहीं से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इसका एक ही फ़ायदा, राजनीतिक फ़ायदा। इससे बहुत बढ़िया विभाजन होगा समाज में, हिंदू मुसलमान भर के होगा। मैं फिर बोल दे रहा हूँ आपको, इससे मुसलमानों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे सिर्फ गरीब पे फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। जो अमीर है वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लेगा, वो 2 मिनट में प्रूफ कर देगा कि उसके पापा भी यहीं दफन हुए हैं, आराम से प्रूफ हो जाएगा। ये क्लियर है? तो ये सारी कहानी है, इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं नोट्स में लिखे, एक बार देख लेना, कल एक बार जल्दी से रीडिंग डाल लेंगे हम, फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय देन, फिर मिलते हैं कल।